कोई रिस्पॉन्स नहीं करता यार, सो गए क्या आप लोग? यस सर, की प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किया कहाँ पे? आपको डिफिकल्टी आया क्या, कुछ चैलेंज आया? नहीं सर, फिलहाल तो नहीं आई। देखो, हमने क्या देखा, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने देखा व्यू, तो व्यू में हमने देखे 3 टाइप्स होते हैं। स्पेसिफिकली मैंने आपको 2 ही एक्सप्लेन किए। तो पहला होता है आपका सिंपल व्यू होता है पहला। ठीक है, तो सिंपल व्यू में क्या होता है कि ये जो सिंपल व्यू है, इसमें हम सिर्फ एक टेबल से ही व्यू क्रिएट करते हैं। इसमें हम कोई ग्रुप बाय फंक्शन यूज नहीं करते, कोई एग्रीगेट फंक्शन यूज नहीं करते, कुछ भी इवन डिस्टिंक्ट फंक्शन यूज नहीं करते। ठीक है, ये सिंपल और एक ही टेबल से बनता है। ये हो गया आपका सिंपल व्यू। सिंपल व्यू आपका, अगर आप दरवाजा बंद कर, पानी पीने। सिंपल व्यू में क्या होता है कि आप जब भी बेस टेबल को अपडेट करोगे, देखो इसमें जब भी व्यू का कंसेप्ट आए तो आपको क्या बोलना है कि बेस टेबल। बेस टेबल ओरेकल में इसको, उसका नाम ही है कि जिस भी टेबल से व्यू बनता है, जिस टेबल से वो डेटा उठाता है, उसको बोलते हैं हम बेस टेबल। ठीक है, तो रिमोट तुम देख सकते हो फ्रेंड्स। अच्छा, ठीक है। अभी जब भी हम, आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि जब भी आप लोग अगर टेबल अपडेट करते हो तो क्या व्यू को अफेक्ट होता है? तो आपको डेफिनेटली बोलना है कि अफेक्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि व्यू कुछ होता नहीं है। व्यू एक मिरर है। जब आप मिरर के आईने के सामने खड़े हो जाओगे, अगर आप अगर आपका फेस लेफ्ट साइड करोगे तो वो लेफ्ट साइड में दिखेगा, राइट करोगे तो राइट में, जो भी है। ठीक है, आपको अगर कुछ लग जाता है, आप कलर लगाते हो आपके मुंह को, तो आपको सेम दिखेगा, क्योंकि आपका जो भी आप चीजें कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो, वो आपके फिजिकल बॉडी पे हो रही है। ठीक है यार, ये एक्सेप्ट कर लिया करो। आप लोगों को राइट है क्या ये एडमिट करने का? डिस्टर्ब करता है, हाँ है सर। कर लिया करो प्लीज। है सर, करता हूँ। ठीक है, तो देखो इसमें इंटरव्यू क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसमें आपको कुछ भी डाउट नहीं रखना है। और एक रिक्वेस्ट है कि आपको ये छोड़ के आप को गूगल से बिल्कुल कुछ भी सर्च नहीं करोगे। इतना मोर एंड उस पे काम कर रहा हूँ मैं। मैं ऑलरेडी नोट्स पे काम कर रहा हूँ उसके, करीब करीब मोर देन क्वेश्चंस वगैरह। तो ये 32 पेज के अभी तक मैंने नोट्स बनाए हैं। इससे आपको बाहर गूगल पे कुछ करना नहीं है, ये आपके लिए मोर देन इनफ है, इवन इफ यू आर गोइंग फॉर द डेवलपमेंट। ओके, इसके बाद आपको इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज समझना है कि आ, एक मिनट है, मुझे बस एक्सप्लेन करने दो। हाँ सर। जब भी व्यू में आप चेंजेस करते हो, ठीक है, तो व्यू क्या होता है? एक मिरर कॉपी है, एक वर्चुअल टेबल है। मीन्स उसका फिजिकल टेबल कहीं और, कहीं दूसरी जगह है। ठीक है, तो आप व्यू में चेंजेस करो, सेम चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे टेबल में। टेबल टेबल में चेंजेस करो, व्यू में रिफ्लेक्ट होंगे। एट द एंड क्या है कि टेबल व्यू एक वर्चुअल एंटिटी। ठीक है, वो खुद में कुछ नहीं है, बस वो सामने दिखता है, वो बस स्ट्रक्चर है दिखने वाला। ठीक है, सारा कुछ है, जो भी है एक्चुअल फिजिकल एग्जिस्टेंस वो बेस टेबल पे है। तो आप कहीं पे भी अपडेट करो, बेस टेबल पे करो, व्यू पे इफेक्ट होगा, व्यू पे करो, बेस टेबल पे इफेक्ट होगा। ठीक है, ठीक है। सिंपल व्यू में किसी को कुछ डाउट है? नो सर सर। इसमें मैंने एक जो व्यू है ना, उसमें ये किया था कि जो रीड ओनली अप्लाई किया था व्यू के लिए। हाँ, तो फिर अगर रीड ओनली व्यू में हम अपडेट किया तो अपडेट नहीं होता वहाँ पे रीड ओनली में, लेकिन बेस टेबल में अपडेट करने के बाद में व्यू में और बेस टेबल में दोनों में रिप्ले होता है फिर। देखो एक चीज सिंपल अंडरस्टैंड करो। आपने रीड ओनली लिखा कहाँ पे? व्यू में, राइट? व्यू में, ये किसके लिए रेस्ट्रिक्टेड हुआ? व्यू के लिए। व्यू के लिए। ठीक है, आपने कोई रेस्ट्रिक्शन टेबल पे डाला क्या? नहीं। ठीक है, टेबल पे नो रेस्ट्रिक्शन।
अभी ये चीज अंडरस्टैंड करो कि अगर आप टेबल पे रेस्ट्रिक्शन नहीं दे रहे हो, तो ये जो रेस्ट्रिक्शन आपका हो गया, ये किस लिए हो गया कि जब भी आप व्यू से करोगे, कंसेप्ट को समझो, जब भी आप व्यू से करोगे तो व्यू को आप नहीं कर सकते हो चेंज, क्योंकि आपने रिस्ट्रिक्शन व्यू को डाला। लेकिन अगर आप उसके बेस टेबल पे अफेक्ट करोगे, ठीक है, तो बेस टेबल पे तो आपने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला, तो बेस टेबल से जब भी आप करोगे तो उसको रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगा। समझ आ रहा है आपको कंसेप्ट? हाँ सर। तो वो क्या करेगा, व्यू को अपडेट कर देगा इस केस में, ठीक है। हाँ, अगर आप व्यू से अभी रीड ओनली करने के बाद अगर आप डीएमएल कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे व्यू पे, तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने व्यू को स्पेसिफिकली वो कमांड दिया हुआ है, वो रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स व्यू। कॉम्प्लेक्स व्यू क्या होता है? देखो, दोनों जो व्यू होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स व्यू भी होता है कि ये भी वर्चुअल टेबल होता है। वर्चुअल टेबल या आप एक बोल लो कि एक मिरर कॉपी बोल लो, जो भी आपने क्वेरी दिया है व्यू में उसका। बट कॉम्प्लेक्स व्यू यूज करते हैं हम जब भी हमें मोर देन वन टेबल, वन वन और मोर देन वन टेबल से डेटा रिट्रीव करना होता है, ठीक है। डेटा रिट्रीव मीन्स वहां से डेटा हमें सिलेक्ट करना है, एक पहली कंडीशन हो गई। दूसरा ये हो सकता है कि आप मोर देन वन क्यों बोला, जैसे भी हम दो टेबल का कंसेप्ट आ जाता है, जैसे एक टेबल से ज्यादा टेबल से डेटा लाना है हमें, मीन्स दो टेबल तीन टेबल, तो उसमें ऑब्वियसली सिंपल व्यू काम नहीं करता। उसके नाम में सिंपल व्यू बस एक टेबल के लिए बना है, एक टेबल पे वो काम करेगा। वो कुछ भी ग्रुप बाय कंडीशन अप्लाई, उस पे कुछ ग्रुप बाय कंडीशन लगाओगे तो बाय डिफॉल्ट कॉम्प्लेक्स व्यू कंसिडर हो। आप कुछ भी एग्रीगेट लगाओगे, ऑर्डर बाय लगाओगे, जो भी है, सिंपल व्यू में काम नहीं करेंगे। आप कुछ भी डिस्टिंक्ट कीवर्ड, कुछ भी फंक्शंस या जॉइंस, ये सारी चीजें आप सिंपल व्यू में नहीं कर सकते हो, तो बाय डिफॉल्ट वो कॉम्प्लेक्स व्यू वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज, एक टेबल से ज्यादा टेबल से डेटा ला रहे हो तो कॉम्प्लेक्स व्यू हो गया। एक टेबल से डेटा लाना, उस केस में क्या होगा कि जैसे एक टेबल से हम कोई भी एग्रीगेट फंक्शंस का यूज कर रहे हैं सिलेक्ट क्वेरी में, तो उस केस में भी वो बाय डिफॉल्ट कॉम्प्लेक्स व्यू है, ठीक है। तीसरी चीज इसमें ये होता है कि आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैन वी अपडेट दी कॉम्प्लेक्स व्यू, तो आपको बोलना है, वो मैंने नोट्स में दिया हुआ है अच्छे से, वी कैन नॉट अपडेट दी कॉम्प्लेक्स व्यू इम्प्लिसिटली। आप लोग कॉम्प्लेक्स व्यू को अपडेट डीएमएल कमांड से अपडेट नहीं कर सकते हो। आप मान लो आपने तीन टेबल से डेटा लाया, वो ग्रुपिंग करके आपने डाला, जैसे एग्रीगेट फंक्शंस वगैरह यूज किया, आप अब क्या अपडेट करोगे और किससे क्या इफेक्ट होगा, आपको ही खुद समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो पहली चीज तो कॉम्प्लेक्स व्यू हम कोई भी डीएमएल कमांड से कर नहीं सकते, मीन्स इंसर्ट अपडेट डिलीट जो भी है, ये चीजें हम उस पर परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे सिंपल व्यू में हम एक टेबल इंसर्ट कर देते या डिलीट कर देते, ये पॉसिबल नहीं है कॉम्प्लेक्स व्यू में। तो उसको अगर आपको एक्सप्लिसिटली या फोर्सफुली उसको अपडेट करना हो, तो आपको क्या लिखना पड़ता है, इंस्टेड ऑफ ट्रिगर लिखना पड़ता है, ठीक है। अभी ये आपको कोई नहीं पूछेगा लिखने को, मैंने जिंदगी में मैंने खुद आज तक इंस्टेड ऑफ ट्रिगर नहीं लिखा है, ठीक है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। बट ओरेकल ने इस पे एक सॉल्यूशन निकाला है। मैंने अभी तक 10 साल में कभी देखा नहीं, 9-10 साल में, कि इंस्टेड ऑफ ट्रिगर का यूज हुआ है इतने सारे प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। तो आपको बस ये कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है। अभी ये दोनों चीजें में, दोनों व्यूज में आपको कहीं पे कुछ इश्यू है गाइज? नो सर। अच्छा, अभी कोई तो क्वेश्चन पूछ रहा था मुझे, यस प्लीज बोलो। सॉरी सर, हाँ एक क्वेश्चन था सर, मतलब एक्चुअली इंटरव्यू में पूछा था मुझे कि व्यू लॉजिकल एंटिटी है या फिजिकल, तो देखो, मैंने उनको आंसर दिया था कि लॉजिकल, बट उन्होंने क्वेश्चन किया था कि मतलब क्यों, तो उस टाइम पे मैंने ऐसा आंसर दिया था कि वो एक्चुअल डेटा स्टोर नहीं करता बेस टेबल में, बट देखो, ही सेड कि नो, रॉन्ग है करके। अभी मैं इसको थोड़ा सा ना, इसको प्रैक्टिकल लेवल पे समझते हैं, ठीक है।
अभी मैंने इसके सामने लिख दिया कि कौन सा लॉजिकल टेबल है, कौन सा फिजिकल टेबल है। ठीक है, अभी आपका आंसर, इसका आंसर अगर मैंने प्रैक्टिकल में दिया तो चलेगा क्या? मीन्स आगे हाँ उस पे सर बढ़ने चलेगा, वाला हाँ। हूँ मैं। ठीक है, हाँ देखो सर, एक्चुअली सिंपल मुझे चीज है। इन्फोसिस में ये क्वेश्चन पूछा था। अच्छा, मैंने ना कॉल ज्वाइन किया था। एक्चुअली ये था कि मुझे कल किसी ने कॉल किया है, इन्फोसिस का इंटरव्यू है, हाँ, और मैं आज इंटरव्यू में था, अभी रैप अप हुआ। तो नहीं मुझे अभी किसी, नहीं सर, मेरा एक्चुअली 2 महीने पहले हो गया था, मैं तो रिजेक्ट हो ठीक गई है, थी नहीं उसमें। एक चीज, कल हाँ किसने मुझे कॉल किया था, मुझे जानना है कि इंटरव्यू में, इन्फोसिस में इंटरव्यू ऐसे करके, क्योंकि कल आज आज इंटरव्यू था इस, आज मैं ड्राइव में था इंटरव्यू के। बट मेरे गलती से क्या हुआ कि लड़के ने वो मोबाइल मेरा, क्या बोलते, कॉल हिस्ट्री डिलीट कर दिया, तो मैं ट्रैक नहीं कर पाया। मुझे नाम याद नहीं रहा किसने कॉल किया था। ज्वाइन किया है क्या उन्होंने कॉल? ठीक है, ओके। अगर रहता तो मैं उनको उसके लिए कॉल कर रहा था कि इन्फोसिस में ये वाले प्रोफाइल के लिए क्या क्वेश्चंस पूछे जाते थे, इसलिए मैं उनको बताने के लिए कल कॉल कर रहा था, बट मुझे वो नंबर नहीं मिला बाद में। ठीक है, चलो देखो, आपका जो क्वेश्चन है ना कि व्यू फिजिकल एंटिटी या लॉजिकल एंटिटी, पहली चीज तो व्यू में 3 टाइप्स होते हैं। पहला सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, ये लॉजिकल टेबल्स होते हैं। ठीक है, लॉजिकल टेबल्स मीन्स क्या, कि ये स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते। स्पेस कहाँ पे ऑक्यूपाई होता है, इसको जरा मीन्स जीरो से समझते हैं कि अगर आपके मोबाइल में हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क में स्पेस हमारा ऑक्यूपाई होता है। अगर आप एसएसडी टाइप का लैपटॉप या कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो एसएसडी में ऑक्यूपाई होता है। ये आपका फिजिकल, इसको क्या बोल सकते हो आप, फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, ये डोंट ऑक्यूपाई, डोंट ऑक्यूपाई फिजिकल स्पेस। ओके, आपका फिजिकल स्पेस कहाँ पे स्टोर होता है, हार्ड डिस्क। ठीक है, आप ये कंफ्यूज हो जाओगे ना, ये हटा देता हूँ मैं। ठीक है, अभी ये दोनों जो टेबल्स है, ठीक है, ये कोई भी, सॉरी, दोनों जो व्यूज है, ये कोई भी फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते। ठीक है, इसका रीजन ये कि ये कुछ भी डेटा होल्ड नहीं करते। इट डज नॉट होल्ड एनी डेटा। ठीक है, ये हमने कैसे प्रूव किया, हमने परसों लेक्चर में करके देखा कि टेबल पे ही पे, टेबल पे अपडेट कर रहा हूं तो व्यू में हो रहा है, व्यू में कर रहा हूं तो टेबल पे हो रहा है। तो इसका क्या है, इसका पेरेंट है बेस टेबल। ठीक है, और आप ऐसे बोल सकते हो कि जो भी चाइल्ड एंटिटी है, ठीक है, ये हो गया आपका व्यू। ठीक है, अगर मैं, अगर मेरा पेरेंट पेरेंट का सरनेम कुछ है एबीसी, ठीक है, अगर मैं ये चेंज कर दूं XYZ, ठीक है, तो चाइल्ड का सरनेम भी सेम चेंज होगा, राइट? करेक्ट। यस सर। हाँ, यस सर। तो इसको ऐसे, ये थोड़ा फर्जी एग्जांपल, लेकिन इसको इस तरीके से समझो। देखो, लॉजिक व्यू, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स व्यू, ये लॉजिकल टेबल्स होते हैं। ये मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करते, स्पेस आप बोल सकते हो फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते, क्योंकि ये कुछ डेटा होल्ड नहीं करते। मैं कुछ भी अपडेशन करूं, व्यू पे करूं, तो बेस टेबल पे होगा, क्योंकि फाइनली ये मेरा सिर्फ मिरर कॉपी है, मुझे जो दिख रहा है, तो इफेक्ट उसका बेस टेबल पे होगा। अगर मैं बेस टेबल को ही मॉडिफाई करूं, तो नो डाउट बेस टेबल से मैंने व्यू बनाया तो व्यू पे उसका इफेक्ट होगा। ठीक है, तो इसमें आपको नो डाउट, आपको आपका स्टैंड 100% होना चाहिए कि simple and complex view does not occupy memory and it does not hold any data। ठीक है, अभी फिजिकल टेबल किसको बोल सकते हैं या कौन मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, तो व्यू का तीसरा टाइप है मटेरियलाइज व्यू। ठीक है, तो मटेरियलाइज व्यू है ना, एक फिजिकल टेबल इसको बोल लो आप। ये क्या करता है, लॉजिकल टेबल क्या करता है, आपका क्वेरी, क्या बोलते, जस्ट क्वेरी होल्ड करता है। ठीक है, ये आपका क्वेरी होल्ड करता है, आप बस क्वेरी को हिट करते हो, वो क्वेरी टेबल से डेटा निकाल के देता है। मटेरियलाइज व्यू में क्या होता है कि ये क्वेरी के साथ डेटा भी होल्ड करता है। इसका हम प्रैक्टिकली देखेंगे, इसको प्रूव करेंगे
कि क्यों ये लॉजिकल है, क्यों ये फिजिकल है, क्यों ये भी एक सेकंड। हेलो, हाँ मी कॉल करते. नाही नाही, डिप्लॉयमेंट मी त्यांना फेल केली आहे, मी जाऊ देणार नाही डिप्लॉयमेंट प्रोडक्शन. मंडेला कॉल सेटअप करा तिथलं सिनियर लीडचे नाही. ठीक है, तो देखो आपको इसमें आंसर में आपको इसमें कुछ नहीं डाउट होना चाहिए कि मटेरियलाइज व्यू जो है ना, ये फिजिकल, ये इसको बोल सकते हो आप फिजिकल टेबल. ठीक है, ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है. ठीक है, कहाँ पे करता है? तो आपका हार्ड डिस्क होगा, हार्ड डिस्क या एसएसडी होगा, एसएसडी आपका स्पेस एरिया होता है. ठीक है, हर सिस्टम का, लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो. ठीक है. ये क्यों स्पेस ऑक्यूपाई करता है? तो इसमें डेटा होल्ड होता है. अगर हम कहीं पे डेटा रखेंगे, ठीक है, तो कुछ भी डेटा, मान लो आपने बुक्स रख दिए कहीं पे, ठीक है, तो क्या हो गया? वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं बुक्स. ठीक है, तो एक डेटा हो गया कि इंफॉर्मेशन होगी, जो भी चीज है. ठीक है, तो ये इसको फिजिकल एग्जिस्टेंस लगता है. ठीक है, तो ये हो गया आपका फिजिकल टेबल. अभी हमने ये देखा कि व्यू की जरूरत क्यों पड़ी हमें. व्यू की जरूरत इसलिए पड़ी कि हमें डेटा सिक्योरिटी पर्पस के लिए, डेटा रेस्ट्रिक्ट क्या बोलते हैं आप, कुछ डेटा रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, कुछ डेटा जो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज है उसको सिंपल करने के लिए हमने व्यूज का यूज कर लिया. ठीक है, अभी ये तीसरा कंसेप्ट, तीसरा टाइप मटेरियलाइज व्यू, ये क्यों इंट्रोड्यूस हुआ? देखो, तो मटेरियलाइज व्यू को सबसे पहले आप बोल सकते हो कि इट्स लाइक अ फिजिकल टेबल दैट स्टोर द क्वेरी आउटपुट. ये जो मैं जो ये वर्ड बोल रहा हूँ ना, इसको हम हर चीज को प्रैक्टिकली प्रूव करते जाएंगे. ठीक है, ये इसका हमें बेटर एग्जांपल क्या देख सकते हो? मेन तो ये मटेरियलाइज व्यू कहाँ पे यूज होता है? डेटा वेयर हाउस में यूज होता है. पहली चीज तो डेटा वेयर हाउस होता क्या है? मान लो सब लोगों को डीमार्ट पता है, राइट? तो डीमार्ट, अगर पुणे में एक डीमार्ट, पुणे में कितने डीमार्ट हो सकते हैं? आप बोल सकते हो कि 20 डीमार्ट तो होंगे कम से कम पुणे में, राइट? तो एक पुणे, एक आपका एक छोटा, एक पुणे एक सिटी हो गया, एक बोल सकते कि स्टेट का एक सिटी हो गया. अगर हम पूरे इंडिया में देखें तो एटलीस्ट 22,000 डीमार्ट्स तो होंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो 2000 डीमार्ट्स है, ठीक है, इसका सारो डीमार्ट्स का डेटा कहीं एक जगह हमें एग्रीगेट करके रखना है या कंबाइंड करके रखना है. तो क्या करते हैं कि हम, वेयर हाउस का काम क्या होता है? डेटा वेयर हाउस का काम, नॉर्मली वेयर हाउस अंडरस्टैंड करो कि वेयर हाउस क्या करता है कि हम वहाँ पे बहुत सारा मीन्स स्टोरेज रखते, कुछ भी चीज है, कुछ भी एंटिटीज है, वो बहुत सारे स्टोरेज हम वहाँ पे करके रखते हैं. तो इस केस में अभी डीमार्ट में क्या होता है कि मल्टीपल मीन्स जो भी इसका भी एक खुद का एक वेयर हाउस होता है. ठीक है, कि वहां पे उनका खुद का बहुत सारा लगेज होता है, वहां से वो शिफ्ट करते रहते होंगे, जो भी है एक्स वाई जेड. ठीक है, अभी मुझे जब जब भी कुछ निकालना है, जैसे ये डीमार्ट, मेरे पास 20,000 डीमार्ट है, तो मुझे हर ब्रांच का, जैसे पुणे ब्रांच का, पुणे में मान लो कि एक ब्रांच है कल्याण नगर या विमान नगर, तो वहां से मुझे उस स्पेसिफिक ब्रांच का डेटा निकालना है कि कितना सेल हुआ. ठीक है, कौन से प्रोडक्ट का, मीन्स इसे बोल सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल हुआ. ठीक है, उसके बाद कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ. ठीक है, तो ये एक सिंगल डीमार्ट के लिए मैंने चेक किया. ठीक है, सिंगल ब्रांच के लिए. अगर मुझे यही चीज पूरे डीमार्ट्स के लिए करने में, जितने भी ब्रांचेस है मुझे मेरे ऑल ओवर इंडिया में, मान लो 2000 ब्रांचेस है, तो क्या करता हूँ मैं? सब डेटा को एक जगह लेके आता हूँ. ठीक है, तो ये डेटा आता कैसा है एक जगह? मल्टीपल सर्वर्स होते, मल्टीपल रिमोट सर्वर्स. ठीक है, तो मल्टीपल रिमोट सर्वर्स से हम क्या करते हैं कि एक कुछ भी वेयर हाउस हो, मान लो कि एक इन्होंने यूज किया, आपको अगर पता होगा नहीं होगा तो मुझे नहीं पता, बट डेटा वेयर हाउस जैसे अभी मार्केट में स्नोफ्लेक, रेडशिफ्ट. ओके, तो ये डेटा वेयर हाउस है.
ये बहुत ह्यूज डेटा पे काम करता है, ठीक है। जहाँ पे ओरेकल का लिमिट खत्म होता है डेटा स्टोर करने का, आप ऐसे मान लो, वहां से ये इसका लिमिट स्टार्ट होता है स्नोफ्लेक और रेडशिफ्ट। मल्टीपल मीन्स एक बड़े लेवल पे डेटा स्टोर करता है। मीन्स आप अगर मेरा इसके एक डीमार्ट, मान लो एक डीमार्ट का, ये पर्टिकुलर एक विमान नगर डीमार्ट का एक सर्वर है, ठीक है, ठीक है, और यह एक डेटाबेस है। तो ये क्या करता है डेटा वेयर हाउस, ये जो 2000 डीमार्ट्स है, इसके 2000 आप मान लो कि 2000 डेटाबेसेस है, ठीक है, या 2000 इसके सर्वर भी मान लो, ठीक है। तो इसको सारे जो भी है इसको कंबाइन करके एक जगह रखता है, ये डेटा वेयर हाउस का काम है, ठीक है। तो इसको सिंपल समझते हैं कि जितने भी कोई भी ब्रांचेस है रिटेल स्टोर के, ठीक है, उसका सारे ब्रांचेस का डेटा एक जगह कंबाइन करके रखता है, उसको हम बोलेंगे डेटा वेयर हाउस। तो ये जो डेटा वेयर हाउस है उस पे क्वेरीज करने के लिए या डेटा स्टोर करने के लिए या डेटा रिट्रीव करने के लिए मटेरियलाइज व्यू का यूज होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली हम समझेंगे और आगे बढ़ेंगे, बट इसमें यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या? नो सर। नो सर। ठीक है, डेटा डेटा सब वेयर हाउस पे होते हैं क्या सर? सॉरी, यस। ये देखो, ये किस चीज का होता है ये भी अंडरस्टैंड करो, कि जिसका डेटाबेस बहुत बड़ा है। अभी आप डीमार्ट, ऐसी कोई सिटी नहीं कि जहाँ पे डीमार्ट नहीं है, राइट? तो इनको, इनके पास डीमार्ट में आप जाते हो तो कम से कम उनके पास, आप ऐसे मान लो कि जो भी चीजें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजें, एटलीस्ट 1000 2000 चीजें तो रहते होंगे डीमार्ट में। आप जैसे मान लो क्लोथ्स हो गए, कुछ भी गारमेंट्स हो गए, या कुछ भी आपका स्टेशनरी हो गया, आपकी डेली लाइफ की चीजें हो गई, सोप हो गया, ठीक है। तो हर चीज के लिए मेंटेन करने के लिए अलग उनके अलग अलग चीजें होंगी, राइट? तो इनको इतना सारा डेटा एंट्री करने के लिए, इतना सारा डेटा की एंट्री रखने के लिए, और एक एक डीमार्ट का एंट्री रखना है हमको, हमें रखना है 2000 डीमार्ट्स का एंट्री। एक सिंपल नंबर दे दिया मैंने, ये नंबर बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन आप एक डेटाबेस से ये सब चीजें नहीं कर पाओगे। आपका इसका एक कुछ तो लिमिट हो जाएगा कहीं पे, ठीक है, आपका स्लोनेस हो जाएगा। और अगर हमें ये सारा डेटा, ये जो सारे डीमार्ट ब्रांचेस के, अगर सारे ब्रांचेस का डेटा एक जगह लाना है, ठीक है, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ता है, वेयर हाउस का यूज करना पड़ता है, डेटा वेयर हाउस का। तो डेटा वेयर हाउस स्नोफ्लेक हो सकता है, रेडशिप हो सकता है, और भी है मार्केट में, बट ये सबसे ज्यादा फेमस वेयर हाउस है। तो जब भी हमें मल्टीपल मल्टीपल बोल सकते हो कि रिटेल स्टोर्स का डेटा एक जगह एग्रीगेट करके रखना है या कंबाइन करके रखना है, उस केस में हम डेटा वेयर हाउस का यूज कर लेते हैं। और डेटा वेयर हाउस केस में ही मटेरियलाइज व्यू का यूज होता है, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है? नो सर। गाइस आप लोग ना क्वेश्चंस पूछा करो, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, मुझे समझ आएगा कि एटलीस्ट मैं सही पढ़ा रहा हूँ, या आप लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। आवाज आ रहा है हेलो, सर मेरा? यस यस यस। सर मुझे ये कहना है कि जैसे अभी फॉर एग्जांपल अब डीमार्ट का जो अपन 20 डीमार्ट लेते हैं, 20 डीमार्ट का जो डेटा वेयर हाउस में स्टोर हो रहा है, हाँ, डेटा वेयर हाउस, हम्म तो सर जो उसके हेडिंग्स रहते हैं, फॉर एग्जांपल लेबल रहते हैं, जैसे नेम, प्रोडक्ट नेम, एक्सेट्रा, तो वो एज इट इज सेम रहते होंगे, तभी वो मर्ज होता होगा ना सर वहां पर? करेक्ट करेक्ट, उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। देखो डेटा का स्ट्रक्चर कभी भी आपके ब्रांच वाइज के हाँ। साथ चेंज नहीं रहेगा, डेटा का स्ट्रक्चर हम्म, बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। हम्म, क्योंकि ये चीज आप, जब भी कोई नया डिमांड बनता है वो तब नहीं डिजाइन होती, जब भी आपने फर्स्ट टाइम आपका डेटाबेस क्रिएट किया, तो आपने तब डिफाइन किया कि मेरा डेटा का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। अगर मेरी कोई भी चीज है, कोई भी एक सिंपल, मान लो कि एक शर्ट की एंट्री करनी है, तो उसमें क्या क्या हो सकता है, ये पहली चीज तो, वो किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है। तो मान लो गारमेंट्स का प्रोजेक्ट है या क्लोथ्स में जो भी जाएगा, ठीक है, ये शर्ट किसके लिए है, लेडीज जेंट्स जो भी है, ठीक है, किस
किस एज वाले इसको हिट कर सकते, किसी एज वालों के लिए ये बना हुआ है, जो भी है सेल के लिए रखा है, ठीक है। ये शेयर का परचेस वैल्यू कितना है, ठीक है, इसका सेल वैल्यू कितना है, इस पे एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना है या नेट प्रॉफिट कितना है, आफ्टर टैक्स मार्जिन कितना बचता है, इसमें n नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, ये कब परचेस हुआ, ये शर्ट कब सेल हुआ। एक जस्ट मैं मेरे माइंड से सोच रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है इसके बैकएंड में। तो ऐसा डेटाबेस उन्होंने खुद डिजाइन किया होगा, और डेटाबेस हर ब्रांच के लिए एक ही होगा, कि एक ही डेटाबेस का स्ट्रक्चर हर ब्रांच के लिए सेम होगा, उसमें कुछ चेंज नहीं है, ठीक है। ये हो अगर सकता है। हाँ सर फॉर एग्जांपल हमें अगर कुछ प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज करनी होगी तो डेटा वेयर हाउस में चेंज करना पड़ेगा, तो फिर वो ब्रांचेस को जाएगा। देखो, जो भी प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज करनी होगी ना, वो डेटा वेयर हाउस में नहीं चेंज करोगे आप, आपके डेटाबेस में चेंज करोगे, राइट। जब भी डेटाबेस में राइट। चेंज करोगे तो वो क्या हिट होगा, आपका डेटा वेयर हाउस क्या कर रहा है, आपका डेटा वेयर हाउस अपडेट नहीं कर रहा है, आपका डेटा वेयर हाउस डेटा कलेक्ट कर रहा है, एक जगह स्टोर कर रहा है। और जब भी डेटा वेयर हाउस डेटा कलेक्ट करता है ना, एक सर्वर से, अब एक डेटाबेस से, ठीक है, और ये डेटा वेयर हाउस को जा रहा है ना, तो इसमें इन बिटवीन एक कंसेप्ट आता है, इसको बोलते हैं हम डीबी लिंक, ठीक है। इस पे आपको कोई पूछेगा नहीं, ठीक है। तो क्या होता है कि डेटाबेस लिंक थ्रू एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस में या दूसरे डेटा वेयर हाउस में डेटा हम लोग सेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं कि अपने लिनक्स ने अब तक नेटवर्किंग में नहीं गए हो, तो ऐसा कंसिडर कर लो कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, राइट। तो इसके अंदर एक मिडलवेयर ग्लू होता है, इसको बोलते हैं हम डीबी लिंक। डीबी लिंक करते हैं, ये डेटाबेस 1 है मान लो, DB1, तो इसको आइदर मुझे DB2 पे रखना है या डेटा वेयर हाउस 1 पे रखना है, जो भी है, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल कोई आपको पूछता नहीं, आपको करना नहीं, इन फ्यूचर भी नहीं करोगे, बस एक कंसेप्ट के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो, अभी सिंपल एक चीज अंडरस्टैंड करते हैं। आप लोग एक काम करो, आप लोगों को मटेरियलाइज व्यू क्रिएट करते टाइम सब कुछ लोगों को इश्यू आ सकता है। अभी एक चीज बताओ मुझे, कुछ लोगों के पास HR यूजर में डेटा नहीं था, तो आपने कुछ रिजोल्यूशन ढूंढा क्या उसके लिए? नहीं सर, वो अवेलेबल नहीं था, तो फिर अपन ने जो क्रिएट किया था डेटाबेस स्टूडेंट देखो वाला उस भाई, सिंपल चीज है, कौन सूरज है ना, यस सर। एक सिंपल चीज है, आप किस के लिए जा रहे हो, एप्लीकेशन प्रोडक्शन सपोर्ट, तो आपका पहला काम ही होता है कि आपको इन्वेस्टिगेशन करना है, ठीक है। आपका मेन रोल यही है कि कुछ फंस जाए, कुछ फट जाए, कुछ फेल्योर आ जाए, तो उसको आपको करेक्ट कैसे करना है। तो आप कैसे करोगे, विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो आपका इन्वेस्टिगेशन पावर कितना अच्छा है, उससे आप कितने जल्दी उसको उस चीज का पोस्टमार्टम कर सकते हो, और आप उसके डेड एंड तक पहुंच के उस उसका रिजोल्यूशन ढूंढ पाते हो। तो इस केस में आपने क्या करना है कि गूगल करना है, सिंपल चीज है, जीरो से शुरू करना है कि गूगल करना है। क्या होता है इस केस में कि मुझे किसी ने किया भी था, तो इसमें 2 कंटेनर होते हैं, मैं भूल गया उस दिन, ठीक है, ओरेकल में, एक ORCL CDB, ये डेटाबेस का कंसेप्ट है, और ORCL PDB ये हमारे स्कोप में नहीं आता, ठीक है। गलती से क्या होता है कि कुछ कुछ फाइल्स में हमारे पास CDB हम इंस्टॉल कर देते, या कुछ इंस्टॉलेशन के टाइम गलती में वो CDB पे हमारे पास इंस्टॉलेशन चला जाता है, ठीक है। ये कैसे होता है कि यहाँ पे आपके सर्विसेज होती है ना, services.m, सॉरी क्या बोलते हैं इसको? सर्विस नहीं नहीं यहाँ पे सर्विसेज में जाओगे ना, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि वो ओरेकल की वो कंटेनर फाइल आपकी रनिंग रहती है, बेस्ड ऑन आपके कंप्यूटर लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन XYZ है। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, तो आपको इसको सिंपल गूगल करना था। मैंने जानबूझ के नहीं बताया आप लोगों को, मुझे देखना था कोई कुछ करता है क्या, ढूंढता है क्या। तो आप लोग इसको क्या करोगे कि इसको कैसे कर सकते हो, आपको गूगल पे डालना है कि मेरे पास HR यूजर है, लेकिन HR यूजर में डेटा नहीं है, कोई भी टेबल नहीं है। तो आप गूगल आपको बताएगा कि आपको क्या करना है, वो देख के कुछ तो स्टेप्स परफॉर्म करो। आप वो आपको क्या करना है, ये CDB है ना, मान लो CDB से आपको PDB करना है कंटेनर,
ठीक है। तो कुछ अल्टर अल्टर कमांड रहती है जो सी से आपको रन करनी पड़ेगी, सी यूजर मीन्स डीबी यूजर से, तो आपको ये डेटा मिल जाएगा एचआर यूजर का। ठीक है, समझ गए ना आप? हाँ सर, एक्चुअल सर एचआर यूजर ही अवेलेबल नहीं था। हाँ, एचआर यूजर वही मैं बोल रहा हूँ। एचआर यूजर अगर नहीं है ना, तो एचआर यूजर इसमें, अगर एचआर यूजर नहीं है, ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो इस केस में हमें क्या करना है, ये जो कंटेनर है ना, ठीक है, तो ORCL CDB से PDB करना है, तो इसमें एचआर यूजर रहेगा आपका। आप चेक कर लो CDB पे है या PDB पे है, ठीक है, इसको स्विच कर लो, अल्टर चेंज कर दो, आपको एचआर यूजर मिल जाएगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं कि एक व्यू क्रिएट करते हैं। क्या कर लो यार, ठीक है। मैं करता हूँ सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, सैलरी, फिर इसमें क्या है, फर्स्ट नेम, सैलरी है, सैलरी कॉलम यहाँ पे सैलरी है शायद, सैलरी, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम, और कौन सा कॉलम ले लेता हूँ, हायर डेट फ्रॉम EMP_BKB। ठीक है, इसलिए लेते हैं वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू 100। ठीक है, इसका मैं एक व्यू क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट व्यू EMP_VW100, और दोनों को कनेक्ट करने के लिए एज कीवर्ड यूज कर लेता हूँ। करेक्ट है ना सिंटैक्स? यस सर। ठीक है, इसको मैंने रन किया, ठीक है, व्यू क्रिएट होगा। अभी ये हो गया आपका सिंपल व्यू। ठीक है, तो यहाँ एक कैसे कर लूँ, एक मिनट में इस व्यू को ड्रॉप करता हूँ, थोड़ा सा इजी कर लेते हैं इसको और भी। इसका ना मैं एक टेबल बना देता हूँ, टेबल EMP100 एज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP100, एक टेबल बना लिया मैंने, और मैं क्या करता हूँ, उस टेबल से व्यू क्रिएट करता हूँ। देखो ये टेबल का रिजल्ट देख लो, EMP100 का रिजल्ट। ठीक है, तो इसमें, अच्छा इसमें डिपार्टमेंट आईडी भी लेना था क्या? ठीक है, चलो। अच्छा, व्यू क्रिएट नहीं किया। ठीक है, EMP टेबल, EMP100 टेबल क्रिएट हो गया, जिसमें मैंने डिपार्टमेंट आईडी भी ले लिया। ठीक है, और इस व्यू से, जिस टेबल से हम व्यू बनाते हैं, ठीक है, देखो अभी मेरे पास एक टेबल है, मैंने ऐसे टेबल बना लिया। ठीक है, कि जिसमें सिर्फ
इतने कॉलम और डिपार्टमेंट आईडी, एम्प्लॉय आईडी, सैलरी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, हायर डेट, और कौन से कंडीशन पे बना है जिसमें वेयर क्लॉज लेके जिससे डिपार्टमेंट आईडी 100 हो। तो एक बड़े से टेबल से मैंने ये डेटा रिट्रीव कर लिया। ठीक है, अभी मैंने इस पे एक व्यू क्रिएट कर लिया। ठीक है, और व्यू में डेटा देख लेता हूँ। EMPVW100 ये व्यू का नाम दे दिया मैंने। ठीक है, इसमें भी सेम डेटा है। अभी मैंने इसको कुछ नाम नहीं दिया, इसको आप बोल लो ये सिंपल व्यू है। ठीक है, इसमें कुछ भी कंडीशन यूज नहीं किया मैंने, सिंपल है, सिलेक्ट स्टेटमेंट है और वेयर क्लॉज है। अभी यही व्यू को हम सेम यूज करेंगे। यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट आईडी देता हूँ। और इसको बोलता हूँ न्यूट्रलाइज व्यू। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एक ही कीवर्ड का डिफरेंस होता है। तो सेम क्वेरी हमने ली और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मटेरियलाइज्ड। ठीक है, सेम है, व्यू वगैरह सब कुछ सेम है। और यहाँ पे मैं एम दे देता हूँ, EMP EM व्यू। ठीक है, इसे मान लो, इसको ये क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, ये व्यू क्रिएट हो गया। अभी दोनों व्यू से डेटा देखते कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPVW100 ये आपका हो गया सिंपल व्यू। ठीक है, और मैंने मटेरियलाइज व्यू क्रिएट करते टाइम क्या दिया, बस एक कीवर्ड ऐड किया मटेरियलाइज। ठीक है, तो इसको रन करता हूँ। ठीक है, और इसमें क्या दिया था मैंने, EMP_, बस यहाँ पे EM दे दिया था। ठीक है, ये आपका हो गया मटेरियलाइज। इसका भी रिजल्ट ले लेता हूँ। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो टेबल है ना इसमें डेटा डिलीट कर देता हूँ, डिलीट फ्रॉम EMP100। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन में चलाऊं, इसमें कितने रिकॉर्ड थे, टेबल में भी 5 रिकॉर्ड है। ठीक है, उससे मैंने 2 व्यू क्रिएट किए, एक सिंपल व्यू, एक मटेरियलाइज व्यू। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मेन जो भी टेबल है अपना उसमें से मैं डेटा डिलीट कर रहा हूँ। तो ये डिलीट फ्रॉम EMP100, ये टेबल, ये क्वेरी रन करूँ तो ये पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा, राइट। अभी ये अंडरस्टैंड करो कि मैंने जब डेटा डिलीट किया तो सिंपल व्यू पे क्या इफेक्ट होता है और मटेरियलाइज व्यू पे क्या इफेक्ट होता है। तो देखो, इसमें सिंपल व्यू में डेटा नहीं दिख रहा है, राइट। और ये चीज अगर मैं मटेरियलाइज व्यू में करूँ तो इस पे कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। इससे आपको क्या समझ आया कि जब भी ये जो आपका सिंपल व्यू है, अगर मैं टेबल पे कुछ भी DML ऑपरेशन करता हूँ तो इसका इफेक्ट सिंपल व्यू पे पड़ेगा या कॉम्प्लेक्स व्यू पे पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों व्यू पे इफेक्ट होगा। लेकिन मैंने मटेरियलाइज व्यू पे इसका कुछ भी इफेक्ट नहीं है, क्योंकि मैंने डेटा व्यू तो सीधे वही टेबल से क्रिएट किया, राइट। लेकिन दोनों टेबल में अभी दोनों व्यू में एक में डेटा डिलीट हो गया, एक में डेटा डिलीट नहीं हुआ। ठीक है, इवन मैं अभी इसको रोल बैक करके देखता हूँ। ठीक है, समझ आया ना आप लोगों को कि मटेरियलाइज व्यू में डेटा डिलीट नहीं हुआ। ठीक है, और ये जो व्यू है आपका, इसमें डेटा नॉर्मल व्यू में डेटा डिलीट हो गया, क्योंकि वो बेस टेबल से ही उठाता है जो भी है। बेस टेबल में कुछ नहीं तो व्यू में भी कुछ नहीं। अभी रोल बैक कर लेता हूँ, सॉरी, शिट, जो डिलीट था मैंने वो रोल बैक कर लिया। ठीक है, अभी टेबल में डेटा देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP100। ठीक है, अभी सिंपल व्यू में डेटा नहीं था, टेबल में जैसे भी डेटा है सिंपल व्यू में दिखा दिया। अभी इस टेबल में कुछ भी इफेक्ट नहीं है,
अभी इस चीज को कैसे करते हैं कि मैं ये व्यू से अगर मैं चलो इसमें इतना ही बताता हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। आपको क्या हुआ? अनम्यूट है कोई तो। ठीक है, इसमें कुछ डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। अभी क्या करते हैं कि ये मटेरियलाइज व्यू में ना, ये इसको ना हमें रिफ्रेश करना होता है, ठीक है। तो अगर मान लो ये मैंने डिलीट किया, ठीक है, तो टेबल में से डेटा डिलीट कर लिया, अभी टेबल में भी डेटा नहीं है, सिंपल व्यू में भी नहीं है, अभी लेकिन मेरा मटेरियलाइज व्यू में डेटा है। तो एक मेथड होता है, इसको बोलते हैं एक से एक, तो इसका मीनिंग होता है एग्जीक्यूट, ठीक है। dbms अंडरस्कोर mview ये पैकेज का नाम है, ठीक है। डॉट रिफ्रेश एक मेथड है व्यू को रिफ्रेश करने की, और हम ब्रैकेट में वो व्यू का नाम देंगे कैपिटल में emp अंडरस्कोर mvw100, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आपको देखो PL/SQL प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अभी क्या है कि हमने क्या किया था, टेबल एम्प्टी कर दिया, व्यू में कुछ भी डेटा नहीं है, लेकिन इससे हमारे मटेरियल व्यू पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ था, ठीक है। अगर मैं अभी ये सिलेक्ट क्वेरी रन करूं, ठीक है, तो इसमें अभी भी डेटा दिख रहा है, लेकिन मैं रोल बैक करता हूँ, ठीक है। आपको हेवी हो रहा है क्या समझने में? नहीं सर, समझ रहा है। मैं टेबल ड्रॉप करके फिल बनाता हूँ। सर जैसे हम सिंपल व्यू को इंसर्ट कर सकते हैं वैल्यूज, वैसे मटेरियलाइज व्यू को भी इंसर्ट कर सकते होगे ना वैल्यू? हाँ, बट वो व्यू क्या बोलते हैं, सिंपल रहना चाहिए, उसमें कुछ भी एग्रीगेट फंक्शंस वगैरह नहीं होने चाहिए। मटेरियलाइज व्यू में भी? यस। ओके ओके। कैसे करोगे आप अगर उसमें एग्रीगेट फंक्शंस है, तो नहीं यस कर सर, यस। पाओगे आप, राइट? नहीं। ये जो है ना रिफ्रेश मेथड, मुझे लगता है मैं आपको थोड़े टाइम से ही बताऊँ इसको, मुझे नहीं पता आपको समझ आएगा ही नहीं है। ठीक, टॉपिक इसमें थोड़ा एक्सपांड करना था। ठीक है, अभी ना मैं एक सिंपल चीज करता हूँ कि मैं अपडेट करता हूँ मेन टेबल को emp 100 सेट सैलरी इक्वल्स टू जो भी मेरी करंट सैलरी है, ठीक है, सैलरी इक्वल्स टू जो भी मेरी सैलरी है। अभी इसका मीनिंग क्या होगा कि मुझे अपडेट करना है एम्प्लॉय टेबल, सेट करो सैलरी कॉलम को। तो अभी मेरी करंट सैलरी कितनी है, 11,000 10,200 समथिंग लाइक दैट, राइट? तो इसको मैं बोल रहा हूँ कि जो भी मेरी करंट सैलरी है उसमें मुझे 1,000 ऐड कर दो, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, 11 का 12, ये जो भी है, ठीक है, ऐसा अपडेट होना चाहिए। मैं यहाँ पे रन करता हूँ, ठीक है, और मैं देखता हूँ पहले 11,000 था, राइट? तो अभी इसमें क्या होगा, 12,000, किसमें, सिंपल व्यू में, लेकिन मैं मटेरियलाइज व्यू में चेक कर रहा हूँ तो 11,000 ही अभी तक। समझा ना आप लोगों को?
यस सर, उसमें अपडेट नहीं हुआ मेटेरियल व्यू में। अपडेट नहीं हुआ, तो इस केस में क्या करते हैं हम कि ये जो है अपना हम ये प्रोसीजर यूज करते हैं, ठीक है। ये है उसको अपडेट करने के लिए एक्स, फिर एक्स का मतलब है कि एग्जीक्यूट, उसका उसका शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। यहाँ पे dbms_mview एक पैकेज है, ठीक है। डेटाबेस dbms का PLSQL का एक पैकेज है, ठीक है। डॉट रिफ्रेश एक मेथड हो गया रिफ्रेश करने के लिए, और ये व्यू का नाम होगा, ठीक है। अभी मैं व्यू से देखता हूँ। अच्छा, हम लोग कौन सा वर्जन 19 सी है ना। मुझे 2 मिनट दे दो, इसमें इन्होंने स्ट्रक्चर कैसे सीखना है। यार मैं ड्रॉप करता हूँ मैं टेबल। दो मिनट दे दो मुझे, इसमें कुछ है बिल्ड। ये आपको समझ आया उस लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है। सूरज, ये आपने किया था वो मटेरियल जो प्रैक्टिकल हुआ था क्या पहले? नहीं सर। अच्छा। क्यों नहीं चल रहा है? टन 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 टन। मुझे ना आपको वो एग्जीक्यूट वाला दिखाना था, ये नहीं समझ आ रहा। सेट सर्वर आउटपुट ऑन करना पड़ेगा। 21C में कुछ मेथड चेंज किया है, 19C में। एक मिनट में गूगल करता हूँ।
ये क्या हो गया 19 से है ना फुल पेज में अभी चालू नहीं हुआ, दिक्कत ये है। तो उसने कुछ चेंज किया है तो कभी कभी वो रिलीज नोट पे डालते हैं। अभी वो कुछ रिलीज चल रहा है 19 से के कुछ कुछ चीजें वो चेंज कर रहे हैं अभी, ये दिक्कत हो गया बेटा। 2 मिनट रिलीज नोट्स देखना जो इसके। तब तक आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो मुझे, और ओरेकल रिलेटेड हो, लिनक्स रिलेटेड हो। थोड़ा ढूंढता हूँ इस पे क्या इशू है। आपने कौन से कमांड इंपॉर्टेंट इन डेली लाइफ वी कैन यूज एज एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर? आपने बोला लिनक्स की कमांड जो ग्रिप वगैरह, ग्रिप, फाइंड। देखो ग्रेप है, फाइंड है, उसके बाद आप बोल सकते हो ऑक है, सेड है, ठीक है, और कट है। ये कमांड्स है, ठीक है। तो ये कमांड्स बिल्कुल आपको डेली लगती है, ठीक है। आप अगर इसका नेटवर्किंग में जाओगे तो मीन्स डिस्क पे रिलेटेड जाओगे तो ये कमांड हो गया आपका। सर मैंने चैट जीपीटी पे सर्च मारा तो वो पेस्ट किया मैंने चैट में, क्या? ये मटेरियलाइज व्यू अपडेट रिलेटेड हाँ तो उस तो भी क्वेरी दिया उसने, क्या है तो नहीं वो क्या क्वेरी दिया मीन्स? देखो इसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। सिंटैक्स एकदम सिंपल है, क्रिएट जो भी है आप यहाँ पे लिखते हो मटेरियलाइज हाँ नहीं सर व्यू, वो समझ गया, उसका सिंटैक्स वगैरह ओके। समझ गया। यहाँ पे वो होता है अपडेट, बिल्ड, बिल्ड, हाँ और यहाँ पे अगर डिफर्ड, डिफर्ड इसमें क्या होता है आ, और ये बताता हूँ मैं आपको, या तो यहाँ पे डिफर्ड होगा या इमीडिएट होगा, ठीक है। अभी इमीडिएट तो तुरंत हो जाएगा, उसका इश्यू नहीं है, बट ये डिफॉल्ट वाले में इश्यू आ रहा है। तो क्यों आ रहा है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप क्रिएट जो भी है आपका सिलेक्ट क्वेरी लिखते हो आप, सिलेक्ट जो भी लिख लिया आपने, यहाँ से था, ये जो है इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। इमीडिएट लेके दिखाता हूँ। Next, ठीक है। यहाँ पे व्यू क्रिएट हो गया राइट, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अपडेट EMP100 बेस टेबल अपडेट कर दूं, EMP100 से किया ना मैंने, सॉरी शिट, अरे यार EMP BKP से कर रहा हूँ। टेबल नेम ही कर लेते हैं, मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। EMP100, ठीक है। मैंने विट्रिलाइज व्यू ड्रॉप कर दिया, फिर से क्रिएट कर रहा हूँ। अभी देखो मेरे टेबल में जो डेटा है ना, इसमें मुझे सैलरी पे कुछ अपडेट करना है। अभी मैंने ये टेबल बना लिया, ठीक है। अभी व्यू में डेटा देखता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, एक टेस्ट नाम का व्यू बनाया मैंने मटेरियलाइज व्यू, ठीक है। इसमें सेम डेटा है। अभी मैं क्या करता हूँ, अपडेट करता हूँ। अभी इसमें सैलरी के सेट इवन इसमें टेबल में सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP100, ठीक है। ये बेस टेबल है जिससे हमने व्यू बनाया, और ये हमारा मटेरियलाइज व्यू है, ठीक है। इसमें दोनों में मान लो ये सैलरी 12,000 है, ठीक है। यहाँ पे मैं सैलरी सेट कर रहा हूँ, सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस 1,000, ठीक है। तो 5 रोज अपडेटेड,
तो कितना हो गया 12,200 समथिंग लेते हैं, ठीक है। तो इसमें एक मेथड चलता है x dbms अंडरस्कोर mview डॉट रिफ्रेश और इसका नाम टेस्ट। देखो इसको अभी देखो 12,000 था गाइस, इधर ध्यान दो 12,000 था पहले सैलरी, ठीक है। अभी मटेरियलाइज व्यू रिफ्रेश नहीं हुआ, तो उसको रिफ्रेश करने के लिए हमें ये मेथड यूज करना पड़ा। अभी देखो उसका 13,000 हो गया, पहले टेबल में 13,000 हो गया था, लेकिन इसमें नहीं हुआ था मटेरियलाइज व्यू में। तो इसको क्या करना पड़ता है कि हमें रिफ्रेश के लिए मेथड लिखनी पड़ती है, जहाँ पे एग्जीक्यूट dbms अंडरस्कोर mview पैकेज हो गया, डॉट रिफ्रेश मेथड हो गई, और यहाँ पे हमने दे दिया जो भी मटेरियलाइज व्यू का नाम, ठीक है, ठीक है। अभी हमने क्या किया कि कितने मटेरियलाइज कितने व्यू क्रिएट किए, एक सिलेक्ट स्टार फ्रॉम emp vw100, ये हमारा सिंपल व्यू था, राइट। यस सर। ठीक है, अभी इसको रन करके देखता हूँ, ठीक है। और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट, ये हमारा मटेरियलाइज व्यू है, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट है, अभी आपको व्यू में क्या होता है कि मटेरियलाइज व्यू में जब भी हम मटेरियलाइज व्यू क्रिएट करते हैं तो व्यू के साथ वो उस नाम का टेबल भी क्रिएट करता है। क्या करता है, उस नाम का टेबल भी क्रिएट करता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, यहाँ पे और क्या कंडीशन है, वेयर ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू टेस्ट दे देता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या किया उसने, अभी मैं HR यूजर में हूँ ना, अभी यूजर नेम भी एंड ओनर। एक चीज यहाँ पे देखो, देखो टेस्ट नाम का टेबल दीपक यूजर में भी क्रिएटेड है, ठीक है, और HR में भी है। तो HR में क्या किया हमने, मटेरियलाइज व्यू क्रिएट किया। अभी मैं क्या करता हूँ, ये टेस्ट टेबल दीपक से ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। अभी ये रन करता हूँ फिर से क्वेरी, चला गया यहाँ से, राइट। यस सर। अभी हमने क्या किया था, टेस्ट नाम का मटेरियलाइज व्यू क्रिएट किया था, ठीक है। अभी ना आपको अगर इस पे कंफ्यूजन हो तो हम क्या करते हैं, इसको नाम चेंज करते हैं, दूसरा क्रिएट करते हैं emp100 अंडरस्कोर emg, ठीक है। इसका दूसरे नाम से हम क्रिएट करते हैं। अभी ये फिजिकल क्यों है, ये हमें प्रूव करना है, राइट। तो देखो यहाँ पे emp आप ऐसे भी कर सकते हो, ऑब्जेक्ट नेम लाइक emp से स्टार्ट होने वाला, और आप वाइल्ड कार्ड का कैरेक्टर भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो emp क्या था हमारा, emp100 कुछ था, राइट। देखो ये क्रिएट किया ना हमने emp100 अंडरस्कोर mv। यस सर। अभी इक्वल्स टू कर देता हूँ, हमने क्या क्रिएट किया था, मटेरियलाइज व्यू, राइट। ये बना क्या, टेबल भी बना इसके साथ, ये मटेरियलाइज व्यू भी बना और टेबल भी बना। देखो अगर आप उसका ऑब्जेक्ट आईडी भी देखोगे, ठीक है, ये चीज सिर्फ ये बता रहा हूँ मैं सीक्वेंस 76 73476, इसके तुरंत बाद मटेरियलाइज व्यू बना, मीन्स पहले क्या बना, उसका टेबल बना, ठीक है। तो जब भी मटेरियलाइज व्यू बनता है ना, तो पहले उसका टेबल भी बनता है, और टेबल हमारा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, राइट। तो ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी, मटेरियलाइज व्यू के साथ ये टेबल भी बना था, इसलिए फिजिकल एंटिटी है। अगर मैं सेम चीज हमने जो ये क्रिएट किया था, ये देखो ये व्यू, इसके लिए ढूंढू मैं यहाँ पे, इस वाले के लिए ढूंढू, सिंपल व्यू के लिए, सिंपल व्यू में वो कभी भी टेबल नहीं बनाता, emp vw100,
ये देखो, इसने सिर्फ ऑब्जेक्ट टैग में क्या आया, व्यू, और मटेरियलाइज व्यू के केस में क्या आया, मटेरियलाइज व्यू प्लस टेबल। ठीक है, क्रिएशन डेट क्या है आप देख सकते हो, देखो 9:32 9:32:47 इस टाइप पे क्रिएट हुए दोनों। समझ आ सर रहा है आपको? हाँ सर अगर हम वो मटेरियलाइज व्यू ड्रॉप करेंगे तो उसके साथ वाला बना हुआ टेबल भी ड्रॉप हो जाएगा ना? करेक्ट। तो देखो अभी ड्रॉप करके देखते हैं, ड्रॉप मटेरियलाइज, और इसका जो भी नाम है EMP 100_EMB। ठीक है, अभी ड्रॉप कर दिया हमने, ड्रॉप हो गया मटेरियल। हाँ एक चीज देखो, ड्रॉप हम सिंपल व्यू ड्रॉप करने के लिए लिखते हैं ड्रॉप व्यू और व्यू का नाम, लेकिन मटेरियलाइज व्यू के केस में क्या लिखते हैं, ड्रॉप मटेरियलाइज व्यू और उसका नाम। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अभी मैं व्यू सर्च करूंगा, ऊपर ड्रॉप कर दिए, एम्प्टी हो गया, व्यू भी चला गया, टेबल भी चला यस सर गया। यस। क्रिएट होता है तो टेबल भी क्रिएट होता है, और व्यू क्रिएट व्यू के साथ, मटेरियल व्यू के साथ। तो टेबल क्रिएट होता है मीन्स उसका क्या होता है, उसका फिजिकल प्रेजेंस है, राइट? यस सर, मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है। करेक्ट, ये हमने प्रैक्टिकल करके देखा। अभी आपको इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं व्यू पे, पहली चीज तो व्हाट इज व्यू, ओके, ये आप सिंपल आप उसका आंसर कर दोगे, व्हाट आर टाइप्स ऑफ व्यू। ठीक है, तो व्हाट इज व्यू आपको बोलना है, इट्स अ मिरर कॉपी ऑफ द टेबल और डेटा, ओके, इट डज नॉट होल्ड any data, it does not occupy the memory, okay, in case of simple and complex view। ठीक है, सिंपल व्यू क्या होता है, सिंपल व्यू created from single table, okay, it does not have any function, any aggregate functions or the group by or any distinct, okay, and what is the complex view, complex view created from one or more than table, if the single table, it could have the aggregate functions or the order by functions, order by clause or the group by functions, or it can it can use the joins, okay। ये सिंपल कॉम्प्लेक्स व्यू के केस में है। ठीक है, सिंपल व्यू को अपडेट करेंगे तो टेबल भी अपडेट होगा, टेबल को अपडेट करेंगे तो सिंपल व्यू भी अपडेट होगा। कॉम्प्लेक्स व्यू अपडेट करना पॉसिबल नहीं है, अगर आपको फोर्सफुली करना है तो इंस्टेड ऑफ ट्रिगर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मटेरियलाइज व्यू की यूज करते हैं, मटेरियलाइज व्यू, पहली चीज तो मटेरियलाइज व्यू डेटा ऑक्यूपाई करता है, उस वो मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, डेटा होल्ड करता है और मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, ये मटेरियलाइज व्यू आपको प्रैक्टिकल कोई नहीं पूछेगा, इसको प्रैक्टिकल मैं नोट्स में दे दूंगा। ठीक है, अभी हमने देखा कि मटेरियलाइज व्यू में जो मैंने बताया आपको, पैकेज, उसका एग्जीक्यूटेबल पैकेज, उसके बाद रिफ्रेश मेथड, जब भी हम मटेरियलाइज व्यू क्रिएट करते हैं तो उसके साथ एक टेबल भी क्रिएट होता है व्यू के साथ। ठीक है, और इसका खुद का एक डिक्शनरी है मटेरियलाइज व्यू का, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम अंडरस्कोर व्यू समथिंग है, एम व्यूज, है उसका एम अंडरस्कोर व्यू या कुछ तो है उसका, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। इसमें ना हम क्वेरी भी देख सकते हैं, अगर आपको और भी डीप देखना है ना इसमें, तो कहीं पे तो देखा था मैंने, और ऑल अंडरस्कोर एम व्यू ऐसा कुछ है, याद नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, करेक्ट, ऑल अंडरस्कोर एम व्यू। देखो जैसे हमने अभी इसमें क्या दिखा देता है कि इस जैसे मान लो कौन सा व्यू है, ये मटेरियलाइज व्यू है हमारा। ठीक है, तो ये मटेरियलाइज व्यू में यहाँ पे दिखा दिया उसने कि इस व्यू का ओनर कौन है, तो ये 4 में हमने क्रिएट किया था, ये व्यू का नाम है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा व्यू का नाम होगा, एम पे अंडरस्कोर एम व्यू एम VW 100, ये अभी व्यू क्रिएट किया। ठीक है, इसका कंटेनर नेम में जो भी है, ठीक है, सेम रहेगा वो। उसके साथ हम लोगों ने क्या क्वेरी यूज किया, ठीक है, ये व्यू क्रिएट करने के लिए, तो देखो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ पेस्ट, हमें वो इवन क्वेरी भी पता चल जाती है।
कौन से इसमें, कौन से डेटा डिक्शनरी में, ऑल अंडरस्कोर एम व्यूज में। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे मिलती है। और अगर आपको किस टाइप का ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो ऑल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट में जाओ, ऑब्जेक्ट नेम में व्यू का नाम दे दो, तो व्यू के साथ, अभी ये सिंपल व्यू है, अगर टेस्ट देता हूँ यहाँ पे, तो सिंपल व्यू का टेबल नहीं क्रिएट होगा, राइट? टेस्ट वाले का टेबल sir. भी क्रिएट होगा मटेरियल व्यू के साथ, और वो सारा दिखा देगा। ठीक है, इतना डीप में नहीं पूछते आप लोगों को। ठीक है, और क्या हो सकता है क्वेश्चंस इस पे, हम ड्रॉप व्यू को ड्रॉप कैसे करते हैं? ड्रॉप व्यू, व्यू का नाम सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स व्यू में ऐसा होता है। मटेरियलाइज व्यू के केस में क्या होता है? ड्रॉप मटेरियलाइज व्यू। ठीक है, और उसका जो भी नाम है व्यू नेम। ठीक है, और हाँ, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी कॉलम्स वी कैन यूज इन व्यू। तो एक चीज ध्यान में रखना है कि कितने कॉलम आप मैक्सिमम कितने कॉलम यूज कर सकते हो, 1024। मैं नोट्स में दे दूंगा आपको। ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक व्यू से दूसरे व्यू क्रिएट कर सकते हैं क्या? तो ये देखते हैं हम Yes, sir. लोग। उस दिन बताया था मैंने, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी VW100, ये व्यू था आपका ना। इससे हम क्या करते हैं कि क्रिएट व्यू, ये व्यू है आपका, राइट? एमपी VW100, क्या Yes, बताओ sir. आपको? इसमें देखते हैं, आपको अगर कंफ्यूजन है, ये टेबल है अभी वे, तो यहाँ पे जाओ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स वेयर ऑब्जेक्ट नेम इज, यहाँ पे डाल दो EMP VW100। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट टाइप क्या व्यू है। ठीक है, आप इतना भी ले लोगे, ऑब्जेक्ट नेम ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट नेम जो हमने पास किया था और ऑब्जेक्ट टाइप क्या है इसका व्यू है। ठीक है, तो हम एक व्यू से दूसरा व्यू क्रिएट कर सकते हैं क्या? तो मैं क्या करता हूँ, क्रिएट व्यू टेस्ट 1 2 3 एज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP VW100। EMP VW100 व्यू से मैं टेस्ट 1 2 3 नाम का व्यू क्रिएट कर रहा हूँ। व्यू टेस्ट 1 2 3 क्रिएटेड। तो ये भी आपका आंसर क्या होना चाहिए कि एक व्यू से दूसरा व्यू क्रिएट कर सकते का? तो यस, 100% कर सकते। देख लेते हैं टेस्ट 1 2 3 क्रिएट हुआ क्या। ठीक है, और क्या हो सकता है? और सर जब हम उसका बेस टेबल अपडेट करेंगे तो ये दोनों व्यू भी अपडेट हो जाएंगे। दोनों व्यू कौन से? हाँ करेक्ट, अरे टेबल मीन्स व्यू तो कुछ है ही नहीं ना। यस सर, यस। हाँ, अभी देखो, आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए, हाँ व्यू को कैसे रिनेम करते ये भी पता होना चाहिए। अगर ये व्यू है आपका टेस्ट 1 2 3, तो क्या होगा? अल्टर, अल्टर कैसे लिखते थे हम? अल्टर टेबल लिखते थे ना, अल्टर व्यू, उसका जो भी नाम है टेस्ट 1 2 3, इसको क्या बोलेंगे? रीनेम टू न्यू, न्यू नेम, इसको नाम दे देता हूँ मैं न्यू टेस्ट 1 2 3। अल्टर व्यू, ये रीनेम टू, सर डायरेक्ट भी होता है ना सर? ये तो मेथड है बट ये तो नहीं चल रहा है। टेस्ट 1 2 3 से सर व्यू हटाओ, व्यू नेम हटाओ वहां से। कौन से बना? ये कुछ चीजें याद नहीं रहती, व्यू नेम हटाओ वहां से। यहाँ से भी हो जाएगा। ये चल जाता है, ये क्यों नहीं चलता पता नहीं। ये 12C में तक चलता था, अल्टर व्यू इसका सीधा सीधा कमांड था। ठीक है, बट रीनेम आप सीधा व्यू नेम दे दो यहाँ पे टू न्यू व्यू नेम, इसको रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है इसमें व्यू से? हाँ, मटेरियलाइज व्यू आपको अगर व्हेन कैन वी क्रिएट मटेरियलाइज व्यू और व्हेन कैन वी यूज मटेरियलाइज व्यू,
तो आपको क्या बोलना है कि जब भी व्हेन अ व्यू इज ऑपरेटिंग टू स्लोली, ठीक है, जब भी व्यू स्लोली ऑपरेट होता है तो मटेरियल व्यू किस केस में यूज करते हैं, जब भी बहुत बड़ा डेटा फेच करना हो, ठीक है, तो उस केस में, और डेटा कहीं से थर्ड पार्टी सिस्टम से लाना हो या थर्ड सिस्टम से लाना हो वाया डीबी लिंक। मैंने बताया ना डीबी लिंक का काम क्या होता है कि डेटाबेस से हम डेटा वेयर हाउस से डेटा रिट्रीव कर रहे हैं, कहीं पे स्टोर किया हुआ है, तो डेटा वेयर हाउस हमें किस पर्पस के लिए मोस्टली यूज करते हैं, तो एनालिसिस पर्पस के लिए, क्योंकि वहाँ पे बिग डेटा होता है, बिग साइज का डेटा होता है, इन नंबर ऑफ डेज से हमने स्टोर किया हुआ डेटा होता है, तो उससे क्या करते हैं हम, उस केस में हम मटेरियलाइज व्यू का यूज कर लेते हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हो व्हेन अ व्यू इज ऑपरेटिंग टू स्लोली इट इज रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम अ थर्ड पार्टी सिस्टम वाया डीबी लिंक। ओके, डीबी लिंक नहीं, डेटाबेस लिंक। ऐसा ऐसा भी बोल सकते हो दिस डेटा कम्स फ्रॉम एक्सटर्नली लार्ज टेबल्स, बड़े टेबल से आता है, विथ मिलियंस ऑफ लाइंस डेटा, ठीक है, इन सच केसेस वी मस्ट यूटिलाइज अ मटेरियलाइज व्यू, ठीक है, ये आपको नोट्स में दे दूंगा मैं अच्छे से, ठीक है। मटेरियलाइज व्यू पे ना मैंने प्रैक्टिकल और भी एक्सरसाइज के लिए बहुत सारे प्रैक्टिकल में ऐड ऑन कर दूंगा आपको, ठीक है, कुछ चीजें आपको उसमें पढ़नी है, ठीक है, और नोट्स के बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, इतना 101%, ठीक। और हमने जो देखा ये वाले ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट सॉरी ऑल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स, इसमें से मटेरियलाइज व्यू में टेबल भी बनता है, तो किसी का क्वेश्चन था ना क्योंकि फिजिकल कैसे, क्योंकि उसका टेबल बनता है इसलिए वो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। और मटेरियलाइज व्यू में किसी को कुछ डाउट है, इसका एक्चुअली नोट दूंगा आपको, नोट्स पे गो थ्रू करना है, और कुछ एक्सरसाइज भी है नोट्स में, तो आपको उस पे वो एक्सरसाइज करने थोड़े से। जी सर। सर जैसे व्यू इम्प्लिसिटली अपडेट होता है जब बेस टेबल अपडेट होता है, बट मटेरियलाइज की व्यू के वक्त हमें रिफ्रेश करना पड़ता है। वो जो मेथड बताना, एक से एग्जीक्यूट dbms अंडरस्कोर mu डॉट रिफ्रेश, और सिंगल कोट ब्रैकेट में सिंगल कोट में वो कैपिटल में व्यू का नाम देना है। ओके सर। सर जैसे कि लेकिन जब वो इमीडिएट आपने बताया था तभी होता ना, क्योंकि हमने डेफर्ड किया तो वो शायद से फेल हो रहा था। देखो बिल्ड में दो मेथड्स होते हैं, डिफर, ठीक है, और इमीडिएट, ठीक है। तो डिफर में क्या होता है कि देखो रिफ्रेश तो हमें दोनों जगह करना होता है फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो बिल्ड इसका डिफर का मतलब क्या होता है कि जब भी ऑन डिमांड मीन जब भी हमें जरूरत है ना व्यू रिफ्रेश करने की, तब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा dbms एग्जीक्यूट dbms अंडरस्कोर mu डॉट रिफ्रेश, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी व्यू का नाम है मटेरियलाइज व्यू का, ठीक है, ये नाम यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। तो वो जो डेटा एक्चुअली बेस टेबल में है ना, तो यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसका क्या होता है कि कैसे रिफ्लेक्ट करता है, जो भी पहला डेटा होता है ना उसको ट्रंकेट करता है, या बोल लो उसको फ्लश करता है, ठीक है, और फ्लश करने के बाद जो भी फ्रेश डेटा है ना, फ्रेश डेटा वो यहाँ पे अपेंड करता है, ठीक है, ये इसका फंक्शनैलिटी है, ठीक है। और दूसरा, अगर मैं इमीडिएट यूज कर लूँ, ये किस चेंज में हो गया, डेफर्ड। ठीक है, लेकिन अगर मैं इमीडिएट यूज कर लूँ, ठीक है, तो इमीडिएट में क्या होता है कि जैसे भी बेस टेबल पे अपडेट हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे इमीडिएट वो रिफ्लेक्ट कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हमें वेट करने की जरूरत नहीं है रिफ्रेश करने के लिए, फर्स्ट टाइम रिफ्रेश करना पड़ता है दोनों जगह, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से कभी भी इस ऑन डिमांड में क्या होता है, ऑन डिमांड में डिफर्ड में क्या होता है कि हमें मैनुअली रिफ्रेश करना पड़ता है हर बार, ठीक है। और इमीडिएट में क्या होता है कि जैसे भी बेस टेबल को मैं रिफ्रेश करूँ तो जो डेटा होता है बेस टेबल का, ठीक है, वो तुरंत यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो रिफ्लेक्ट हो जाता है मीन्स क्या, जो भी डेटा है वो पूरा फ्लश हो जाता है मटेरियलाइज व्यू से, और ये रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है, नया डेटा अपेंड कर देता है। यार मुझे एक चीज बतानी थी आपको, और
हाँ, एक कॉन्केटिनेट फंक्शन है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम 100। अगर मुझे दो कॉलम ज्वाइन करने हैं, ठीक है, ये मैं भूल गया बताना। अभी मान लो मुझे मुझे एम्प्लॉय नेम लेना है। इसमें क्या करना है, मुझे फर्स्ट नेम, ठीक है, और लास्ट नेम लेना है, ठीक है, फ्रॉम EMP 100, ठीक है। लेकिन मुझे क्या करना है, हम लोगों ने क्या देखा, एलियास देखा, तो मुझे एलियास में क्या करना है, अभी मुझे बताना था आपको कि कॉन्केटिनेशन का मीनिंग क्या होता है, कि ऐड करना चीजों को, राइट। एक से ज्यादा चीजें होती है, उसको ऐड करना। अभी मुझे क्या करना है कि ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये जो ऐसे सेपरेट आ रहा है, तो इसको मुझे रिजल्ट में क्या अचीव करना है, इसे बोल लो आप एम्प्लॉय नेम। मुझे रिजल्ट में क्या चाहिए, एम्प्लॉय नेम चाहिए, ठीक है। लेकिन किस कंडीशन में, कि मुझे जो भी है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये दोनों को ऐड करके मुझे इसका रिजल्ट अचीव होना चाहिए, एम्प्लॉय नेम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के लिए हम कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर यूज करते हैं। एक्सप्लेन करता हूँ आपको, रन करो। देखो पहले हमारा कैसा था, सिलेक्ट देखो पहले हमारा था कि यहाँ पे फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ठीक है। लेकिन मुझे क्या करना है, कि मैंने जो बताया आपको कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये दो सेपरेट कॉलम नहीं चाहिए। मुझे एक ही कॉलम चाहिए जिसका नाम हो एम्प्लॉय नेम। और मुझे क्या करना है कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को एक करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट नेम लिया, यहाँ पे लास्ट नेम है, तो मैंने क्या किया, कॉमा हटा दिया, ठीक है। कॉमा मीन्स, कॉमा का मीनिंग होता है कि एक कॉलम सेपरेट कॉलम है, एक सेपरेट कॉलम। मैंने कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर यूज किया। कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर क्या होता है, मुझे कुछ भी मेंशन करना हो तो मैं यहाँ पे डबल पाइप इस साइड भी देता हूँ, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी डबल पाइप। और यहाँ पे मैंने सिंगल कोट दे दिया, ठीक है। सिंगल कोट मीन्स यहाँ पे सिंगल कोट देके स्पेस दे दिया, फिर सिंगल कोट दे दिया। तो इससे मेरा रिजल्ट क्या अचीव हुआ, कि फर्स्ट नेम, उसके बाद दोनों के बीच स्पेस आया, फिर लास्ट नेम आया। तो इसको कॉन्केटिनेट लिखने का तरीका ये है कि अगर मुझे स्पेस देना है तो ऐसे आ जाएगा। अगर मुझे स्पेस नहीं देना है, मैं स्पेस कम कर लूँ, तो देखो दोनों नेम एक हो गए। स्पेस की जगह दोनों में कॉमा देना है, तो मैं यहाँ पे कॉमा दे सकता हूँ। स्पेस की जगह आपको डॉलर सिंबल देना है, तो ऐसे हो सकता है, ठीक है। कैसे समझ आया आपको? यस सर। यस सर। Yes, बाकी sir. लोग? यस सर। सर ये कॉन्कैटिनेट फंक्शन ये एक्सेल का ही फंक्शन है ना सर? हाँ, एक्सेल के बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पे चलते हैं, यस। एक्सेल में आप कॉन्कैटिनेट कैसे लिखते हो, ऐसे कॉन्कैटिनेट, राइट। Yes, ब्रैकेट उसके बाद ब्रैकेट कॉलम ब्रैकेट 1, कॉलम और 1 उसके बाद कॉमा कॉलम 2, कॉलम 2 राइट। ऐसे करके आप लिखते हो, तो सेम ऐसा ही है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्कैटिनेट फंक्शन भी होता है, जैसे फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम फ्रॉम EMP 100, इसे कुछ होता है। हाँ देखो ये भी है, ऐसा हेलो फंक्शन भी चल। यस, हाँ आणि ठीक है। देखो यहाँ पे आणि ना उद्या जाऊन सोडला मी फ्लॅट का फायद्याचा म्हणे का म्यूट करो फोन है तो, ठीक है। ये कॉन्कैटिनेट फंक्शन भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये इतना यूज करने के लिए फिजिबल नहीं है, तो इसलिए आप लोग ये
कॉन्केटिनेट ऑपरेटर यूज कर लो, ठीक है। आप कुछ भी इस पे थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे ना, आ जाएगा। कुछ भी चीज आप दे सकते हो दोनों के बीच देने के लिए। ये तो कंपलसरी कि कॉन्केटिनेट ऑपरेटर यूज करते हो तो डबल पाइप, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे सिंगल कोट देना होता है। अगर स्पेस है तो सिंगल कोट, ये दोनों सिंगल कोट में स्पेस दे दो। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम लिया, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट नेम लिया, तो दोनों एक ही कॉलम में आ गए। उसको हमने एलियास दे दिया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कॉन्केटिनेट ऑपरेटर भी यूज कर लिया और यहाँ पे हमने एलियास भी यूज कर लिया। तो दोनों हमने एक कर लिए, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो। ये कंपलसरी है कि इसको लिखने का तरीका, 2 पाइप, उसके बाद सिंगल कोट। अगर आपको स्पेस देना है तो स्पेस दे दो, नहीं देना है तो स्पेस मत दो, ठीक है। उसके बाद पाइप और दूसरा कोई भी कॉलम आपको ऐड करना हो। वैसे आपको 3 कॉलम ऐड करने हो तो 3 कॉलम के लिए फिर से वही, ठीक है। सर प्रतीक बात कर रहा हूँ। हेलो बोलो बोलो। सर, अगर ऐसा भी रिक्वायरमेंट हो सकता है क्या कि जो अपन ने अभी टेबल मर्ज किए हैं, कॉन्केनेट किए है, तो उसको कॉलम सेपरेट मर्ज करने किए, का, टेबल नहीं मर्ज किया हमने। हाँ। मतलब कॉलम मर्ज किए है और उनको सेपरेट करने का। इसको सेपरेट करना है ऐसे। हाँ राइट। इसको अगर ये कॉमा सेपरेटेड है ना तो ये चीजें भी हो जाती है, नहीं ठीक नहीं, है। सेपरेट ये उसका वो कॉलम ही चेंज, जैसे हमने एम्प्लॉय नेम और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मिला के एम्प्लॉय नेम का कॉलम क्रिएट किया है। तो ऐसे करेक्ट। अभी दो दो नेम इसमें ऐड है, एम्प्लॉय नेम और सॉरी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो इसके मुझे 2 कॉलम करने हैं, फर्स्ट नेम का अलग कॉलम और लास्ट नेम का अलग कॉलम। तो ऐसा हो सकता है क्या? देखो ये भी है, मैं अभी तो आपको बताना नहीं चाह रहा था। तो जो भी आपका, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो कैसे अचीव करते हैं एक बार दिखा देता हूँ। उस फंक्शन तक गए नहीं हम लोग, बट एक आपके सेटिस्फेक्शन के लिए। मैं ना ये आपको कंफ्यूज करेगा, सर बट आप, बाद में बताया हाँ, कोई बात ये नहीं। फंक्शन हम जस्ट सीखेंगे ना। हाँ हाँ, बट ऐसा रिक्वायरमेंट कभी हाँ आता नहीं, ठीक है। ऐसा रिक्वायरमेंट होता नहीं, बट इसमें हम फंक्शंस जैसे स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग फंक्शन से इसको अचीव कर सकते हैं। उसका हम प्रॉपर ठीक है प्रैक्टिकल देखेंगे और इंटरव्यू क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं आप लोगों को, ठीक है। ठीक है। yes, तो हाँ, तो उस पर प्रॉपर तो बनाएंगे हम लोग, ठीक है। और एक चीज बताना था आपको, जैसे अ, मेरे इसमें एक्सेल नहीं चलता। शिट, एक मिनट। एक मिनट है। सेकंड दे दो मुझे।
डाउनलोड फोर फाइव था सर, 1 2 3 4 5। अच्छा, इसमें ही गया था ना HR में हमने। HR में नहीं, टेस्ट 1 2 3 4 5, सॉरी। दीपक में है ना सर वो? ओके, ओके, ड्रॉप करता हूँ मैं टेबल। मैं ना एक्चुअली मुझे लगा ये मैकबुक में करके नहीं आएगा, इसलिए। ठीक है, कभी कभी क्या रिक्वायरमेंट होती है ना हमारे पास कि हमें डेटा इंपोर्ट करना होता है एक्सेल से। ठीक है, सूरज आपको पता होगा, आपने ऑलरेडी किया है तो। नहीं सर, मुझे भी नहीं आइडिया इसकी। क्लास में नहीं बताया क्या मैडम ने? नहीं ठीक नहीं। है, देखो अभी ना मैंने क्या किया कि एक्सेल में कुछ डेटा रखा। ठीक है, जिसमें आईडी और नेम कॉलम है, ID 1 2 और नेम जो भी है। तो अभी क्या करना है मुझे, ये डेटा मुझे इंपोर्ट करना है। तो किस यूजर में करना है? दीपक यूजर में। तो मैं दीपक पे जाऊंगा, टेबल्स पे जाऊंगा। ठीक है, टेबल्स पे जाके मैं राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे ऑप्शन होता है इंपोर्ट डेटा। ठीक है गाइस, समझ आ रहा है? यहाँ पे ब्राउज करूंगा जहाँ पे मैंने ये रखा है। तो इसका फॉर्मेट जो होता है ना एक्सेल का, वो XLSX होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, आगे ले। उसके बाद नेक्स्ट। ठीक है, 1 मिनट बैक करता हूँ। तो यहाँ पे प्रीव्यू रो लिमिट, तो यहाँ पे कितना है? 100। तो इतने रो में प्रीव्यू कर सकता हूँ, मीन्स व्यू कर सकता हूँ यहाँ से। यहाँ पे फॉर्मेट जो होता है एक्सेल होता है 95-2003। ठीक है, नेक्स्ट किया मैंने। तो यहाँ पे टेबल नेम आपको क्या देना है? तो जैसे मैंने दिया था टेस्ट 1 2 3 4 5, मैंने ड्रॉप कर दिया तो वही नेम दे रहा हूँ। तो इंपोर्ट रो लिमिट आप यहाँ पे कितना भी दे सकते हो कि मुझे कितना रोज इंपोर्ट करना है। मान लो मुझे 10 लाख रिकॉर्ड इंपोर्ट करने, 1 मिलियन, तो यहाँ पे मैं उतने फिगर दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैंने 100 दिए, मेरे पास 2 ही रिकॉर्ड है। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट किया। ठीक है, अभी आपको अगर कोई कॉलम नहीं चाहिए तो आप इसको ऐसे रिमूव कर सकते हो। ठीक है, बट मुझे चाहिए वो कॉलम। तो और मुझे ऊपर नीचे कैसे सीक्वेंस में चाहिए, तो मैं उसको ऊपर नीचे करूंगा यहाँ से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट किया मैंने। ठीक है, फिनिश। यहाँ पे देखो इंपोर्ट डेटा, टास्क सक्सेसफुल एंड इंपोर्ट कमिटेड। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ टेस्ट 1 2 3 4 5। यहाँ पे मेरा डेटा इंपोर्ट हो गया। अभी समझ आया आप लोगों को? यस सर। हाँ, यस। वीडियो में देख लेने लगे तो अभी ये टेबल ट्रंकेट कर रहा हूँ मैं, टेस्ट 1 2 3 4। ठीक है, अभी क्या होता है कि कभी कभी हमारे पास, अभी ये केस था कि हमारे पास टेबल ही नहीं था, तो पूरा टेबल हमने नए से क्रिएट किया, हमारे पास टेबल एग्जिस्ट नहीं था। अभी मेरे पास क्या केस है कि मेरे पास टेबल है। ठीक है, इसमें डेटा नहीं है कॉलम से। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, वो टेबल लूंगा, उस पर मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट डेटा करूंगा। ठीक है, वो एक्सेल को ना थोड़ा सा, ठीक है उतना ही कर लेते। अभी टेबल में डेटा नहीं, आप लोगों ने देखा राइट, एम्प्टी है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, इंपोर्ट डेटा, यहाँ पे गया मैं। ठीक है, तो अपडेट एक्सेल शीट जो भी है लिया। ठीक है, कुछ नहीं करना इस केस में, बस नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट,
फिनिश, इंपोर्ट डेटा सक्सेसफुल एंड इंपोर्ट कमिटेड। अभी मैं यूजर चेक कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे एम्प्टी है, अभी रन कर रहा हूँ, 2 रिकॉर्ड आ गए। तो 2 केस में इंपोर्ट कर सकते हैं। कॉलम नेम भी सर मैच चाहिए ना उसके लिए? हाँ, सब मैच चाहिए। आप रिमूव भी कर सकते हो कॉलम, ठीक है। अगर मान लो कि मैंने टेबल ट्रंकेट किया, ठीक है, और इंपोर्ट कर रहा हूँ, ब्राउज किया मैंने, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट। अभी मुझे मान लो कि मुझे आईडी कॉलम नहीं चाहिए, रिमूव कर दिया मैंने, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, फिनिश किया, इंपोर्ट सक्सेसफुल, ठीक है। अभी पहला रिजल्ट क्या था मेरा, देखो ये। हाँ, अभी मैंने क्या किया कि आईडी कॉलम हटा दिया, क्या हुआ, यहाँ पे स्ट्रक्चर में तो आईडी है ना, तो नल हो जाएगा। नेम में दीपक और जतिन आ गया, समझ गया ना आप लोग? हाँ ठीक है। सर, और इसमें अगर अभी आपने रिमूव किया तो नल आ गया, अगर हमने एक्स्ट्रा एक्सेल में कॉलम ऐड कर दिया तो? एक्सेल में कॉलम ऐड कर दिया तो वो एरर दे देगा, क्योंकि हमारे पास टेबल स्ट्रक्चर में वो कॉलम है ही नहीं। आप समझो नहीं। बेस टेबल में वो कॉलम नहीं है, ठीक है। एक्सेल से आप उसको पुल करने का ट्राई कर रहे हो तो वो एरर दे देगा। वो भी ट्राई करके देखना आप लोग, वो शोरूम है उसमें। हाँ, भले ऐसे हो सकता है कि आप इंपोर्ट करते टाइम वो कॉलम को रिमूव कर दो। जैसे मान लो कैसे बोल रहा हूँ मैं, आपके पास सिर्फ आईडी और नेम है टेबल स्ट्रक्चर में, डेटाबेस में, और यहाँ पे आपने सैलरी कॉलम डाल दिया, और आपने कुछ आप इंपोर्ट करने का ट्राई कर रहे हो, ठीक है। तो जब भी आप इंपोर्ट करते टाइम आप ये सैलरी कॉलम, मैंने जैसे दिखाया था ना कि अभी मैंने आईडी नहीं लिया, वैसे आप सैलरी हटा दो वहां से, ठीक है, बड़े सेक्शन, ठीक है, ये कर सकते हो। देखो इंपोर्ट दो, इंपोर्ट में हम क्रिएट टेबल करके डेटा अपलोड कर सकते हैं डेटाबेस में, ठीक है। एक हो गया, या आपके पास टेबल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट है, देन आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जब करते हो आप लोग, तो आपको टेबल नेम मेंशन करना होता है, ठीक है, और कॉलम के डेटा टाइप भी मेंशन करने होते हैं। अगर नहीं किया तो एक्सेल खुद उठा लेता है, ठीक है। तो एक्सेल नहीं तो खुद उठा लेता है इसको, ठीक है। ये एक चीज है, टेबल स्ट्रक्चर ऑलरेडी है तो आप सिर्फ आपको अपलोड करना है। इस केस में आप डेटा टाइप जो है, डेटा टाइप बोल रहा हूँ, कॉलम्स, आपको अगर कुछ कॉलम सिलेक्ट करने हैं या कुछ कॉलम मीन्स कुछ कॉलम आपको निग्लेक्ट करने हैं, ठीक है, तो ये भी कर सकते हो आप, ये चीजें भी कर सकते हो, ठीक है। कुछ कॉलम्स रिमूव करने हैं तो ये ऑप्शंस भी है हमारे पास, ठीक है। ये आपको रियल टाइम में यूज हो जाता है इसका ना, इसलिए मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अभी इस पे कुछ डाउट है क्या? मुझे आप लोगों से दूसरा कुछ चीज शेयर करना है, अगर नहीं हो तो। कल मैंने कॉल नहीं ज्वाइन किया, उसका एक रीजन था, मैं P1 सिचुएशन में था, P1 कॉल रेज हुआ था, ठीक है। P1 हुआ था इंफ्रा लेवल पे, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर लीड करता हूँ, ठीक है। तो इंफ्रा पे P1 हुआ। आप लोग अगर 2 मिनट टाइम हो तो मैं जरा एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि क्या इशू था, कैसे डिबग किया हमने। यस यस सर, यस। यस सर, यस सर। कल क्या हुआ था, मैं एक एंटरटेनमेंट जोन के लिए काम करता हूँ, LG प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट का नाम है लिबर्टी ग्लोबल, बहुत बड़ा क्लाइंट है, इतना बड़ा कि इन्फोसिस के पास इससे बड़ा क्लाइंट कुछ नहीं है। इसके 1000 CR में बिलिंग है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट हम लोग हैंडल करते हैं। इसमें क्या हुआ था कि हम ओरेकल क्लाउड यूज करते हैं, ठीक है। और ओरेकल क्लाउड के हमारे सर्वर से, जैसे आप लोग RHEL रेड हैट यूज करते हो ना, वैसे ओरेकल क्लाउड के हम सर्वर यूज करते हैं। तो हमारे लिए ओरेकल हमारे लिए वेंडर हो गया, ठीक है। वो हमारे लिए वेंडर हो गया क्योंकि वो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। और इन्फोसिस क्या हो गया, इन्फोसिस हो गया, या आप ऐसे बोल लो कि इन्फोसिस नहीं, ये लिबर्टी ग्लोबल का है, तो लिबर्टी ग्लोबल ने ये सब्सक्रिप्शन लिया, तो लिबर्टी ग्लोबल इनके लिए क्या हो गया, क्लाइंट हो गया। किसके लिए? ओरेकल के लिए। अभी क्या होता है कि जब भी कुछ नए पैचेस वो अपग्रेड करते हैं,
ठीक है, या कुछ भी नए पैचेस डिप्लॉय करते हैं, तो उस केस में ओरेकल उधर से करता है, ओरेकल कॉर्पोरेशन वहां से पैचेस अपग्रेड करता है, उनके पास सर्वर लिस्ट होती है कि हम किस किस को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे जो भी मेन प्रोडक्शन सर्वर पे कल क्या हुआ कि उन्होंने एक सर्वर रिस्टार्ट कर दिया या रिबूट कर दिया, ऐसे बोल लो, ठीक है, आपको मोनिका मैडम बताएंगे। रिबूट कर दिया मीन्स विंडोज में जैसे हम रिस्टार्ट करते हैं तो लिनक्स में हम उसको रिबूट बोलते हैं, तो उसमें @ रिबूट फ्लैग होता है, जो लोग रियल टाइम वर्किंग करते हैं उनको पता है, ठीक है। तो रिबूट हो गया, रिबूट में हुआ तो इससे क्या हुआ कि एक फाइल होती है /etc, etc एक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, उसमें resolve.conf नाम की एक फाइल होती है। इसमें क्या होता है कि आपका सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, आपके दिमाग में नहीं जाएगी शायद ये चीज, ओके, बट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सर्वर कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड चीजें होती है, तो हमारा जो डोमेन है ना, तो .cio.io.net डोमेन है हमारा, ठीक है। तो डोमेन कैसे होता है कि जैसे www.google.com, तो ये जो .com हो गया ना, ये डोमेन हो गया। जैसे मान लो कि www.gmail.com, तो ये .com डोमेन हो गया। या होता है कि और भी होते हैं ना इसमें, दूसरे भी ईमेल्स है, अभी मुझे याद नहीं आ रहे, इलेक्ट्रॉनिक्स सर मेल से। .in भी रहता है, .in .in होता है या .org होता है, राइट। .in.org. हाँ, .upc बीज होते हैं, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। वैसे हमारा .cio.net है। तो जब भी उन्होंने रिबूट किया ना, तो इससे क्या हुआ कि हमारी जो ये फाइल है ना result.com, ये इसमें cio.io.net ये फ्लश हो गया, ठीक है। cio ये वाला फ्लश हो गया। तो मैंने क्या किया है कि मैंने 2-3 साल पहले एक स्क्रिप्ट लिखा था। वो स्क्रिप्ट क्या करता था कि हम लोग है ना वेबलॉजिक मिडलवेयर यूज करते, ठीक है। आप लोग बोर लगे तो बताना, मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। नहीं सर, बताइए। वेबलॉजिक नहीं नहीं मिडलवेयर, बताऊंगा। कंप्लीट बताइए सर, कंप्लीट बताओ सर। हाँ, वेबलॉजिक मिडलवेयर यूज करते हैं। तो मिडलवेयर क्या होता है कि आपका बैकएंड और फ्रंट एंड को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है, बैकएंड को कनेक्ट करने का काम करता है। तो मिडलवेयर कौन कौन से होते हैं? वेबलॉजिक है और वेबस्पेयर है, हाँ, ऐसे मिडलवेयर होते हैं। बट हम लोग वेबलॉजिक यूज करते हैं, ये भी ओरेकल का प्रोडक्ट है, इसलिए हम सब चीजें ओरेकल की यूज करते हैं। इवन क्लाउड भी मोस्टली ओरेकल का यूज करते हैं। तो मेरा स्क्रिप्ट क्या काम करता था, 2-2.5 साल पहले जो भी लिखा था, तो ये क्या करता है कि जब भी सर्वर रिबूट होता है, ठीक है, सर्वर रिबूट होने के बाद हमारे पास वेबलॉजिक की प्रोसेसेस रनिंग होनी चाहिए, ठीक है। अगर प्रोसेस रनिंग नहीं रही तो हमारा बिजनेस ही रन नहीं होगा। सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा मिडलवेयर रन होना चाहिए। तो मिडलवेयर कनेक्टिविटी करके रखता है फ्रंट एंड और बैक एंड की। अगर ये रन नहीं है तो इस केस में हमारा बिजनेस ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसमें नोड मैनेजर और मैनेज नोड्स ऐसा कंसेप्ट होता है। जिन लोगों को थोड़ा बहुत नोड मैनेज वेबलॉजिक पता होगा तो वो छोड़ो, बात की बात है, ठीक है। अगर ये बंद रहा तो हमारे ट्रांजेक्शन ही सर्व नहीं होते। तो ये रनिंग होने के लिए सबसे पहले ये क्या करता है कि etc रिजॉल्व फाइल में ये क्या करता है कि etc रिजॉल्व फाइल में ये ढूंढता है कि ये जो डोमेन है .cio.io.net अवेलेबल है या नहीं, प्रेजेंट है या नहीं। अगर नहीं है तो ये जो वेबलॉजिक की प्रोसेस रनिंग ही नहीं होगी। तो मैंने क्या किया था कि जब भी रिबूट फ्लैग डिटेक्ट हो, ठीक है, सर्वर पे, ऐसे क्रॉन जॉब में मैंने शेड्यूल किया था। क्रॉन जॉब क्या होता है? एक शेड्यूलर होता है। जो चीजें हम मैनुअली करते हैं ना, वैसे सिस्टम क्या करता है, लिनक्स सिस्टम, उसको हम एक टाइम अलोकेट करते हैं। उस टाइम पे क्या करता है वो, उसको बोल देते हैं कि ये स्क्रिप्ट रन कर दो। मीन्स हम मेंशन कर देते हैं, उसमें कुछ 5 फ्लैग्स होते हैं, जैसे मिनट हो गया, आवर हो गया, डे हो गया, डे ऑफ मंथ हो गया,
ठीक है। उसके बाद वीक ऑफ डे हो गया जो भी है, और लास्ट में हम स्क्रिप्ट का पाथ दे देते कि स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर दो। तो मैंने क्या किया था कि ऐसे लिखा था कि @reboot, और उसके जो भी 5 फ्लैग्स है वो कब एग्जीक्यूट होना चाहिए, सॉरी @reboot किया जब भी रिबूट डिटेक्ट हो उसके बाद 60 सेकंड्स में, ठीक है। और मैंने स्क्रिप्ट का पाथ दे दिया, ठीक है। भाई एक म्यूट करो अगर कोई बोल रहा हो तो मैंने क्या किया था कि जब भी सिस्टम रिबूट हो तो 60 सेकंड में ये मेरा एक स्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाए। ये स्क्रिप्ट क्या काम करता है कि वेब लॉजिक की प्रोसेस अप करने का काम करता है, ठीक है। उसमें मैंने बहुत सारे वैलिडेशन डाले, होगा करीब करीब 250-300 लाइन का कोड। उसमें मल्टीपल चीजें चेक की हुई है, प्रोसेस आईडी एंड समथिंग लाइक दैट। कभी टाइम मिला तो मैं आपको स्क्रिप्ट और रन टाइम में कैसे एग्जीक्यूट होती है वो दिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन ये मेरा स्क्रिप्ट चला ही नहीं। क्यों नहीं चला? क्योंकि स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होने के पहले, वेब लॉजिक रन होने के पहले, ये जो resolve.conf पे इसमें डोमेन मिसिंग था। और ये डोमेन मिसिंग क्यों हुआ कि रिबूट होने के बाद, तो ये कुछ इशू था ओरेकल की साइड से। तो उसको हमने कल, उसको मैंने ढूंढा और उसको फिक्स किया, लेकिन वो तो ओरेकल को फाइन लगाई, इन्फोसिस ने ओरेकल को सीआर में फाइन लगाया, जो भी है लिबर्टी ग्लोबल ने, क्योंकि हमारा कल करीब करीब 64 सीआर का लॉस हुआ प्रोजेक्ट का। बड़ा प्रोजेक्ट है तो इतना लॉस हुआ, तो वो जो लॉस है वो ओरेकल से उन्होंने वसूला, जो भी है, ठीक है। तो अभी इसका रिजोल्यूशन, परमानेंट रिजोल्यूशन के लिए हमने क्या किया कि जब भी रिबूट हो सिस्टम, ठीक है, तो मैंने क्या किया, जब भी सिस्टम रिबूट हो तो सबसे पहले क्या करे, एक स्क्रिप्ट रन हो, ठीक है। वो स्क्रिप्ट क्या करेगी, मैंने पहले क्या किया कि जो etc resolve डॉट फाइल है उसका बैकअप लेके रख लिया, ठीक है। इसका बैकअप लेके रख लिया, और जब भी ये स्क्रिप्ट क्या करेगी, ये जो बैकअप है, ठीक है, ये जो बैकअप को क्या करेगी, सीपी करेगी, ठीक है। और ये जो ओरिजिनल फाइल है इसको रिप्लेस कर देगी etc resolve डॉट कॉन। मीन्स इस बैकअप वाली फाइल में मेरा कॉन्फ़िगरेशन फाइल मैंने रखा है .cio.net। और भी कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, मैं सिंपल आपको बताने का ट्राई कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम इन फ्यूचर प्रॉब्लम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो इस वाले में मैंने resolve.conf का बैकअप लिया। बैकअप में ये .cio.net ऑलरेडी प्रेजेंट है। जब भी मेरा रिबूट हो तो मेरी एक स्क्रिप्ट रन हो, ये स्क्रिप्ट क्या करे, जैसे भी रिबूट फ्लैग डिटेक्ट होता है सर्वर रिबूट का, ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट नेक्स्ट 30 सेकंड में रन होगी, ठीक है। और ये बैकअप को ओरिजिनल से रिप्लेस कर देगी। मीन्स ओरिजिनल में भी क्या होगा, cio.net फाइल कॉन्फ़िगरेशन आ गया। उसके बाद सेकंड स्टेज क्या होगा, सेकंड स्क्रिप्ट मैंने क्या रखा है कि जब भी रिबूट फ्लैग उसको मिले तो 60 सेकंड बाद मेरा वाला वो वेब लॉजिक प्रोसेस अप करने वाला स्क्रिप्ट रन हो, ठीक है। इससे क्या होगा, पहले इसको डोमेन मिल जाएगा, उसके बाद ये 30 सेकंड के बाद मैं अप कर रहा हूँ तो इसको रिप्लेस होने में विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से कॉपी कर देगा। ये होते ही अगले 30 सेकंड में मेरा एक और स्क्रिप्ट चलेगा जो वेब लॉजिक प्रोसेस रन कर देगा। और उसके बाद मैंने कुछ वैलिडेशन डाले, अगर कुछ एरर मिलते हैं तो मेल के थ्रू वो एरर, सिस्टम जनरेटेड एरर मैंने जो कंसर्न पीपल है जो 2 में है, सीसी में है, उनको ऐसे डाल दिए। तो ये वाला इशू था, शायद हम ऐसे डिस्कस करेंगे इशू। आपके थोड़े बहुत सर के ऊपर से गया होगा, बट थोड़ा बहुत तो आइडिया है आपको कि कैसे रिजोल्यूशन करते हैं या कैसे करते हैं। तो उसको चेक यस करने के सर। तरीके भी होते हैं कि एनसी कमांड, ठीक है, या पिंग वगैरह जो भी नॉर्मल है। तो एनसी की नेटवर्क कनेक्शंस कमांड होते हैं, उससे हम वो डोमेन चेक कर लेते हैं, या जो भी होस्ट है, पोर्ट है, ठीक है। और भी कमांड्स है, टेलनेट है, नेटस्टैट है, ये कमांड्स है जो हमें हेल्प करती है कि सिस्टम की रिचेबिलिटी चेक करने के लिए। तो ये हमें हमेशा सर दर्द रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंफ्रा टीम में, कि कुछ ना कुछ ऐसा फेल्योर आता है, ठीक है। कैसे होता है कि स्ट्रक्चर कैसे होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर टीम, अगर कुछ भी डाउन हुआ, ठीक है, अगर
हम लोग रिपेयर नहीं कर पाए, तब तक नीचे वाली कोई भी टीम काम नहीं कर पाती, वो डेवलपमेंट टीम हो, टेस्टिंग हो, या भी आपका प्रोडक्शन सपोर्ट हो, कोई भी टीम हो, ठीक है। सबसे पहले अपर लेयर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर टीम, ठीक है। तो ये हमेशा हॉट पे रहता है कि हाँ, अगर इनको भी कुछ इश्यू आता है ना, डेवलपमेंट या टेस्टिंग टीम, प्रोडक्शन टीम्स, जो भी टीम्स है, एप्लीकेशन टीम्स है, तो या क्या बोलते हैं, हाँ, ये और भी बहुत सारी टीम्स होती है अलग अलग। कुछ एसएसओ टीम्स होती है, सिंगल साइन ऑन, एम हब टीम होती है, वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी होती है। तो सारे इन सारे टीम में कहीं पे भी इशू होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉल आउट करती है। ये ऑन एसएसएल, एसएसएल मीन सिक्योर सॉकेट लेयर। एसएसएल क्या होता है कि आप जहाँ पे भी HTTPS, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आप कहीं पे भी पेमेंट करते हो और उसमें अगर HTTP है तो आपको कभी भी उस पर पेमेंट नहीं करना चाहिए। इट्स नॉट अ सिक्योर वेबसाइट, ओके। हो सकता है कि आप का क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स वो आप उनके पास रख ले, डेबिट कार्ड का डिटेल्स रख ले, कुछ भी हो जाए, HTTP वाली साइट है तो उसके कभी भी पेमेंट नहीं करना है। अगर साइट HTTPS है मीन्स वो सिक्योर्ड है, ठीक है। HTTP मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये नॉन सिक्योर साइट्स, ओके। और HTTPS मीन्स ये सिक्योर साइट, उसके लिए सर्टिफिकेट रिन्यूअल लगता है। सिक्योरिटीज सिक्योर सर्टिफिकेट अथॉरिटीज होती है जो अप्रूव करती है सर्टिफिकेट को, ठीक है। इसलिए ये जो साइट्स होती है ना, इस पे कभी आपको पेमेंट को रिस्क नहीं होता। कभी भी ऐसी साइट्स पे पेमेंट नहीं डालना है जिसपे HTTP है, ठीक है। कोई क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, डेबिट कार्ड डिटेल्स आपकी वहां पे फिल नहीं कर, ठीक है। डिबेगिंग्स वाले क्वेश्चंस रखूंगा मैं आपके लिए जब भी टाइम मिले, ठीक है। सर ये जो आपने बताया वेब लॉजिक मिडलवेयर, ये बोले तो एप्लीकेशन सर्वर होते हैं क्या? एप्लीकेशन सर्वर पे रन होता है, एप्लीकेशन सर्वर ही होते हैं। ओके ओके, यानी वेब लॉजिक के अपने एप्लीकेशन सर्वर होते हैं, बोले तो एप्लीकेशन की सर्विसेज रन होती है उस पे। एप्लीकेशन की सर्विसेज रन होती है, एप्लीकेशन सर्वर नहीं होता। ओके वेब ओके लॉजिक एक मिडलवेयर है जो बैकएंड और फ्रंट एंड की कनेक्टिविटी को, डेटाबेस और एप्लीकेशन को, डेटाबेस और फ्रंट एंड को कनेक्ट करने का काम करता है। अगर और कुछ एप्लीकेशन सर्वर ये डिफरेंट होता है क्या सर? एप्लीकेशन सर्वर भी डिफरेंट होता है, जो वेब सर्वर आप उसके बोल सकते हो, उस पर भी जाएंगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। ओके सर ओके। हम्म। ये मटेरियलाइज वेब को आपको मटेरियलाइज वेब पे बस जो प्रैक्टिकल कोई नहीं पूछेगा, लेकिन क्वेश्चंस पूछेंगे, वो क्वेश्चंस मैंने उसमें डाल दिए, और भी कुछ डाल सकता हूँ क्या वो देखता हूँ मैं, क्योंकि ऑलरेडी वो मैंने नोट्स बनाए हुए और 32 पेजेस के कुछ बन गए। मुझे लगता है बहुत ज्यादा लेंदी हो गए, बट उसमें क्या किया मैंने, स्क्रीनशॉट वगैरह लगाए, तो वो इसलिए वो नोट्स ज्यादा बड़े हो गए। मैंने वो पहले क्या रिजल्ट था, बाद में क्या है, ऐसा वो कुछ चिपका है उसमें, ठीक है। चेक कर लेता चलेगा सर चलेगा। हूँ। हाँ, ठीक है। ये मैं दे दूंगा आपको, इसमें कुछ शॉर्ट नोट्स वगैरह, बाकी कुछ थोड़ा सा मैंने डिस्क्रिप्टिव लिखा है, ठीक है। क्वेश्चंस वगैरह भी लिखे हैं, कब किस केस में कंपैरिजन वगैरह, ठीक है। स्क्रीनशॉट्स वगैरह है, पहले क्या रिजल्ट था, बाद में क्या है। वीरेन, कॉल ज्वाइन किया आपने? हेलो। यस दीपक। हाँ। वीरेन भाई, एक्चुअली क्या है, मैं अभी जा रहा हूँ, शायद हो सकता है मैं कल ट्रैवल करूँ। मेरा क्लाइंट आया है स्विट्जरलैंड से, तो मैं बेंगलोर के लिए जा रहा हूँ, ये दिक्कत है। ठीक है, अपन इन पर्सन बात कर लेंगे, ठीक है इस पे। यस सर। इसका इतना टेंशन मत लो। आपको क्या करना है, मैं आपको गारंटेड बता देता हूँ आपसे। आपको बुरा लगेगा, लेकिन ये जो डेटा वेयर हाउस वाला है ना, वो इंटरव्यू अभी नहीं निकलेगा आपका, ठीक है। बट आप उसको वे समझ जाओगे कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। ये थोड़ा सा हमारे लिए ऑफ टॉपिक हो गया डेटा वेयर हाउस, बट ठीक है। डेटाबेस के रिलेटेड कुछ है तो मैं आपको पूरा हेल्प कर दूंगा, मुझे थोड़ा टाइम दो, ठीक है। परसों है ना आपका इंटरव्यू?
हेलो। दीपक 23rd हो गया सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे। नेक्स्ट सैटरडे ना, हाँ ठीक है, टाइम है भी, ठीक है। ठीक हो, अपन बात करते हैं इस पे कल, ठीक है। मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ गाइस, थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिस करो, इसके बाहर आपको कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करना है। किसी को कुछ डाउट है क्या? ओके सर। नहीं सर, फिलहाल तो नहीं है। मटेरियलाइज व्यू पे मैंने ज्यादा खींचा नहीं, क्योंकि ना वो सपोर्ट के लिए तो उस पे क्वेश्चंस मोस्टली नहीं पूछते, बट आप अगर डेवलपमेंट के लिए जाओगे तो उस पे क्वेश्चंस पूछ लेंगे। वो मैंने ऐड ऑन कर दिया, सपोर्ट पे जितना पूछते हैं उससे ज्यादा ही बता दिया आप लोगों को, ठीक है। चलो कल का टाइम बताओगे क्या मुझे, कितने बजे आप लोग? चलेगा सर, आप बताइए आपके हिसाब से टाइम। कितने बजे अगर मॉर्निंग पे ले सकते हो तो सर ठीक है सर, वो भी। मॉर्निंग? हाँ मॉर्निंग पे ठीक रहेगा। यार कितने बजे? सर 12 के बाद प्लीज। हाँ सर, 12 के बाद ले लीजिए। सुबह मतलब थोड़ा कार्यक्रम वगैरह रहेगा तो इसलिए जाना पड़ेगा। यार 2 बजे क्रिकेट खेलने गए हैं। ठीक है। कितने लोग एग्री है कि 12 के बाद ही बोल रहा हूँ ना, तो नो चांस। जैसे आप चाहो। 11 वगैरह बजे लिए तो चलेगा कि 11 बजे? चलेगा सर। सब यस लोग सर चलेगा। नहीं सर, 11 स्कूल पे AM जाना चलेगा है सर। सर बेटे के। हाँ ओके। कब तक फ्री हो जाओगे सब लोग? मीन्स एक टेंटेटिव टाइम बताओ उस हिसाब से। हाँ सर 12 के बाद कभी भी सर प्लीज। मतलब लास्ट संडे को भी मेरा मतलब क्लास नहीं हो पाया था। मोनिका मैम ने लिया था संडे को 11 बजे। 12 बजे ले लेते, फिर 12 से 2 वगैरह, ठीक है ना। हाँ चलेगा सर, चलेगा। और कल कल क्या पढ़ना है आप लोगों को? कंस्ट्रेंट, और आप लोगों को ज्यादा डाउट्स तो इसमें जॉइंस में ही होते शायद, राइट? हाँ सर, ड्राइंग भी पढ़ा है तो चलेगा। सब लोग मीन्स इंट्रो देने वाले, मुझे उनकी तरफ से सोचना पड़ेगा। जॉइंस ही सर पढ़ते हैं। जॉइंट्स जल्दी करो उसको। ठीक है, कल फिर जॉइंस ही लेते हैं। सर जल्दी नहीं, कोई ओके सर, इस चलेगा। प्रोसेस में जाने दे सर, थोड़ा स्लो, क्योंकि ज्यादा फास्ट जाएंगे तो हमारे सिर के ऊपर से जाएगा, नहीं क्योंकि नहीं हम नहीं, फ्रेशर है अभी। अभी ज्यादा हो गया क्या आप लोगों को? आज का तो थोड़ा ज्यादा सर हो गया। हाँ सर, आज का थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा ऊपर से गए। सिंपल चीजें ध्यान में रखो, सब भूल जाओ। देखो मैंने बस कंपैरिजन बताया कि मैंने ये बताया कि आपको सिंपल व्यू, कॉम्प्लेक्स व्यू हमने तो यस्टरडे मींस परसों ले लिया था। मैंने मटेरियलाइज व्यू बताया, डिफरेंस इतना ही बताने का ट्राई कर रहा था मैं। आप प्रैक्टिकल भी भूल जाओ कि ये जो सिंपल व्यू और कॉम्प्लेक्स व्यू वो होते हैं ना, इसमें डेटा ऑक्यूपाई नहीं होता, और ये वर्चुअल मीन्स एक मिरर कॉपी होते हैं। वर्चुअल ये जो होता है मटेरियलाइज व्यू, जब भी हम क्रिएट करते हैं तो उसके साथ टेबल भी क्रिएट होता है। ये डेटा ऑक्यूपाई करता है इसलिए स्पेस लेता है। तो हमने ये प्रैक्टिकल भी चेक किया ऑल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स में। ऑब्जेक्ट टाइप में अगर हम दे दे ऑब्जेक्ट नेम, तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें हमें दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट टाइप में टेबल भी है और मटेरियलाइज व्यू भी है, ठीक है। तो जब भी हम टेबल बनता है कहीं पे भी, ठीक है, तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ये हमने प्रैक्टिकली प्रूव कर लिया, ठीक है। दूसरा चीज ये था कि जब भी हम मटेरियलाइज व्यू क्रिएट किया हमने, ठीक है, और हमने जब भी कुछ डेटा डिलीट किया, तो मटेरियलाइज व्यू से डिलीट नहीं हुआ वो डेटा, अनटिल एंड अनलेस जब तक हमने उसको रिफ्रेश नहीं किया, ठीक है। तो उसमें एक रिफ्रेश मेथड होता है, मैंने वो बस बताया आपको। उसमें और भी इतना डीप है कि उसमें 8 दिन लग जाएंगे, लेकिन हमें उतना जरूरी नहीं है, ठीक है, मटेरियलाइज व्यू का। इस पे हमने एक लेक्चर लिया 2-2.5 घंटे का, 2 घंटे का, वो इनफ हो गया, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, नोट्स में दे दूंगा मैं आपको, और उसके बाहर आपको कुछ पढ़ना नहीं है, पहली चीज तो बिल्कुल भी। आपको गूगल पे कुछ सर्च करना नहीं है, कुछ नहीं है। मुझे लगेगा मैं, और उसमें मेरे पास ड्राइव का एक्सेस है,
मेरा ही ड्राइव दिया हुआ है, तो मैं वो जो स्प्रेडशीट है और उसको और थोड़ा अपडेट कर दूंगा। गूगल पे जाके आप उस पे कंफ्यूज हो ऐसा नहीं, ठीक है। कुछ नहीं है, आप लोग जब भी डॉक्यूमेंट देखोगे, प्रैक्टिकल करके देखोगे, और मैंने क्या किया है कि डॉक्यूमेंट में स्क्रीनशॉट लगा के प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है, तो मुझे लगता है कि आपको दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। ओके सर। ये डॉक्यूमेंट मैं अभी आपको शेयर कर देता हूँ ग्रुप पे, ठीक है। ओके 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 सर, चलेगा। ज्वाइंस भी सिंपल स्पेस में जाएंगे, कोई इशू नहीं है। 12 बजे ले लेते हैं कल, कोई इशू नहीं, ठीक है। चलेगा सर। ओके सर, Okay, चलेगा। ओके, बाय। थैंक यू सर, बाय थैंक सर। यू, बाय, गुड नाइट। सब लोग गुड नाइट सर। कॉल याद से ड्रॉप करो प्लीज, वो रिकॉर्डिंग नहीं बन पाता जल्दी में। ओके सर, ओके। सब लोग एग्जिट कर दो।